तो आज के क्लास में हम लोग सब करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाग एक देखेंगे, अनुच्छेद 1 से 4 तक देखने वाले हैं। उसके बाद फिर 5 से 11 चलेंगे, फिर 12 से 35 चलेंगे। तो प्रयास रहेगा इसको जितना लंबा हम लोग लेके जा सके उतना लंबा लेकर के चलते हैं और मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 कहाँ आता है? भाग 1 में आता है। तो भाग 1 में कितने से कितने आर्टिकल पढ़ेंगे? आर्टिकल 1 से 4, जिसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। एक-एक करके सारे आर्टिकल्स को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, सबसे पहला है आपका अनुच्छेद नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल। जैसे इंडिया के नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा होता है ना हंगामा कि भारत नाम है कि इंडिया नाम है। तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, तो दोनों नाम है। हमारे राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, उनका न्यायिक क्षेत्र क्या है, वो सारा चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? क्लियर है? इसमें यही चीज़ ही है, ठीक है? अब वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे राज्य हैं या ऐसे कोई क्षेत्र है जिनको भारत में सम्मिलित होना है या कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जो भारत को किसी और को देना हो, तो वो सब चीज़ के बारे में भी तो ज़िक्र होना चाहिए। आर्टिकल 2, तो संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे, संघ में नए राज्य का, इस पॉइंट को देखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगा। आपको एकदम ईज़ी तरीका एक बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखने का क्या है ना? अनुच्छेद और अनुच्छेद 3, 2 अनुच्छेद यहाँ पे मिलेंगे। वो सारे राज्य किसी भी कारणवश जो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या भारत कब्जा करके उसको अपने में मिलाए, वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। ठीक है? जो भारत में ऑलरेडी राज्य हैं, जैसे हमारे पास छत्तीसगढ़ है, एमपी है, वेस्ट बंगाल है, ऐसे करके छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में अलग-अलग राज्य हैं। उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, उनके नाम में परिवर्तन करना है, वो सारा चीज़ अनुच्छेद 3 में आएगा। बाहर से कुछ ला करके भारत में मिलाना है, अनुच्छेद 2, और इसके लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक? लेकिन भारत से देना है सामने वाले को 1 इंच भी ज़मीन, संविधान संशोधन करो। क्लियर? भारत में जो ऑलरेडी राज्य पहले से है, उनकी सीमाओं में नाम में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3। तो छत्तीसगढ़ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बना होगा? 3। ठीक है, नया थोड़ी राज्य है, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? उन राज्यों का जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है के प्रवेश और गठन से संबंधित है। क्लियर? अनुच्छेद 3 में वो आ जाएंगे जो ऑलरेडी भारत में है। भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के निर्माण से संबंधित है, या भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का मैप है, हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ को काट करके एक दंडकारण्य प्रदेश नाम का नया राज्य बना दे, तो उसको आप अनुच्छेद 3 के अंतर्गत करेंगे। जो ऑलरेडी भारत में है राज्य, उनके सीमाओं में परिवर्तन करना है, पुनर्सीमन करना है तो अनुच्छेद 3। क्लियर? ईज़ी है ये, ठीक है? तो अनुच्छेद 4 में क्या होगा फिर? अनुच्छेद 4 में होगा आपका, बताना पड़ेगा ना आपको। सबसे पहले तो राज्यों का पुनर्गठन समझ लीजिए, कि अगर आप ये कर रहे हैं, है ना? जैसे छत्तीसगढ़ को काट करके दंडकारण्य प्रदेश नाम का एक नया राज्य बना रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति उस पे स्वीकृति पहले ही देगा। अब देखिए, उस बिल को स्वीकृति तो दे चुका है, उस बिल को संबंधित राज्यों के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य की विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ आपत्ति करता है कि नहीं, नहीं मैं नहीं देना चाहता हूँ। या बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि इसकी सीमाओं में परिवर्तन यहाँ से हो, यहाँ से मत हो जो आपने बनाया है। ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? बोल सकता है कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन वो अध्यादेश जब वापस राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो वैसे जैसा बनाया था ना राष्ट्रपति, वैसा एज इट इज वो उस नए राज्यों का सृजन कर सकता है। तो राष्ट्रपति विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह प्रस्ताव सदन में साधारण बहुमत से पास होने के बाद नए राज्यों का सृजन हो जाता है, और इसी माध्यम से एमपी से हम लोग छत्तीसगढ़ निर्मित हुए हैं। साधारण बहुमत का मतलब क्या हो जाता है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, दो टाइप का बहुमत आपको मिलेगा, एक साधारण नाम का मिलेगा और एक स्पेशल मिलता है। स्पेशल, और स्पेशल के भी दो कैटेगरी है, एक 50% वाला स्पेशल होता है और एक 66% वाला स्पेशल होता है।
देखिए, साधारण बहुमत मतलब क्लास का स्ट्रेंथ है 100, लेकिन आए हैं कितना 20 लोग, तो बहुमत हो जाएगा 11 का। क्लास का स्ट्रेंथ है 100 और मैं बोला कि स्पेशल मेजॉरिटी से ही इसको पास करना है और आए हैं कितना 40 लोग, तब भी उसका बहुमत 51 ही रहेगा स्पेशल। अब पूरे 40 के 40 लोग भी हाँ बोल रहे तभी कुछ नहीं होने वाला, बिल पारित। कुछ और स्पेशल एक्ट, कुछ स्पेशल बिल, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है, तो वहाँ 66% वाला लगता है स्पेशल, है ना? अब यहाँ पे कम से कम 66% लोग टोटल के जो रहेंगे, वो टोटल का रहता है। टोटल के हाँ बोले तब जाकर के वो पारित होगा। क्लियर है? आर्टिकल 4 में है ना? आर्टिकल 4 क्या बोलता है? नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। हमने दूसरे जगह से लाया है ना, भारत में मिलाया है। या नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन, जो कि हम लोग अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही है भारतीय संघ की अलग विशेषता, क्योंकि भारत राज्यों का संघ होगा, ये बोला हुआ है। हमने जब संघीय व्यवस्था पढ़ा था तो राज्यों का निर्माण क्यों किया गया है? कार्य की सुविधा के लिए, इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि राज्य होने ही चाहिए। तो इसलिए केंद्र के पास शक्ति है कि वो राज्यों का पुनर्सीमन कर सके, राज्यों का नाम परिवर्तित कर सके और वो संविधान संशोधन भी नहीं कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? संविधान संशोधन भी नहीं कराएगा। ये सिंपल सा कानून है, बस एक समान बहुमत और साधारण विधि प्रक्रिया के जरिए आप पारित कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है दूसरा, यहां तक तो आप समझ गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 1, इंडिया डेट इज भारत, जितने भी स्टेट है उनका न्यायिक क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 2, वो सारे जगह जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, हम लोग को भारत में मिलाना है उसको। उसको जब मिलाना होगा, ठीक है, तब हम लोग आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल 3, जो भारत में ऑलरेडी है, 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है, उनका नाम परिवर्तित करना है, उनका क्षेत्र परिवर्तित करना है, उनका पुनर्सीमन करना है, तो आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 बोला गया है कि 2 और 3 के तहत जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमको अगर भारत से कुछ बाहर देना हो, कोई 1 इंच भी जमीन देना हो, तब क्या? तो इसके लिए संविधान संशोधन, लेकिन शुरू से थोड़ी ना लिखा हुआ होगा कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये कहां से आया? कोर्ट में गया होगा मैटर, है ना? तो कोर्ट में मैटर गया कि क्या संसद को यह भी अधिकार है कि किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? कोर्ट ने बोला नहीं, है ना? कोर्ट ने बेरुबरी केसेस आते हैं इसमें, बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों को देने की नहीं है। अगर ये करना है आपको तो इसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत करना पड़ेगा, जो संविधान संशोधन कहलाएगा। क्लियर? और फिर इसी के बाद क्या आता है आपका 100 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है? अब बांग्लादेश के साथ क्या करना था हम लोग को कि जमीन को लेकर के विवाद था, वो कुछ जमीन क्लेम कर रहे थे, हम लोग कुछ जमीन क्लेम कर रहे थे, तो बाउंड्री जो था स्थित नहीं हो पा रहा था, तो क्या किया जाए? अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाना पड़ा होगा बताइए? क्योंकि भारत को कुछ हिस्सा जमीन बांग्लादेश को देना पड़ा होगा, है ना? उसका जमीन ले लिए तो विधायी प्रक्रिया से खत्म कर देंगे, लेकिन भारत अगर 1 इंच भी जमीन देगा तो उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है आपका भारत में जमीन लेने का, या भारत के जो अंतर्गत जो चीजें हैं, वो जगह है, उसको आप स्थापित कैसे करते हैं, नए राज्यों की स्थापना कैसे करते हैं, ये कहलाएगा आपका, ठीक है, 100 बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आर्टिकल 1 से 4 हो गया आपका। अब कुछ चीजें और देखते हैं। जब आप ये सारी चीजें देख रहे हैं तो आपको एक चीज और भी तो ध्यान आएगा, इतनी आसानी से देशी रियासतों का एकीकरण तो हुआ नहीं होगा, है ना? बहुत सारे जो छोटे-छोटे प्रिंसली स्टेट थे,
उनको भारत में अगर जोड़ा गया, सम्मिलित किया गया, तब भी तो कुछ कार्रवाई हुई होगी। तो वो सारी चीज़ों को देखते हैं, देशी रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता हुआ तो उस टाइम पे हमारे पास कुल कितना 600 देशी रियासत था। भारतीय सीमा में 552 थे, भौगोलिक सीमा में जो हम लोग देखते हैं, जिसमें से 549 जो थे वो मान गए, है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब, उनका नाम वेणुगोपाल या मेनन कुछ करके नाम है। तो वो उनका बहुत बड़ा योगदान है, 3 रियासत नहीं मान रहे थे, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। ठीक, कश्मीर का किस्सा आपको पता है कि वो बोले थे कि क्या नाम था, हरि सिंह, वो बोले थे कि मैं इसको अलग स्विट्जरलैंड बनाना चाहता हूँ, ना भारत के साथ जाऊंगा ना पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान चढ़ाई कर दिया, अब कहाँ जाए, कहीं जाने के लिए जगह ही नहीं था, तो भारत से मदद लेना पड़ा। भारत इस शर्त में किया मदद कि आप जो है हमारे साथ मिलेंगे, है ना? तो उसके बाद फिर एग्रीमेंट में साइन हुआ। भारतीय सेना उसको जैसे ही खदेड़ रही थी, बहुत दूर तक खदेड़ भी चुकी थी, हो सकता है पाकिस्तान भी कब्जा कर लेते, ये भी सिनेरियो वहां पे बन सकता था। लेकिन उस टाइम पे हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो उसको यूनाइटेड नेशन में लेकर के चले गए, ठीक है? उसको वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के चले गए। यूनाइटेड नेशन ने बोला कि वहां पे लगाओ सीज फायर, जो जहां है वही रुक जाए। इसी वजह से पाकिस्तान उस क्षेत्र में रुक गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओके। वो क्षेत्र उनके कब्जे में है अभी भी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये यूएनओ क्या बोला, 3 शर्त दिया। देखिए यूएनओ का काम क्या है, विवाद को और बड़ा कर दो। शर्त क्या रखा कि एक पहले पूरा होगा तो दूसरा, दूसरा पूरा होगा तो तीसरा। सबसे पहले क्या बोलता, पाकिस्तान अपनी सेना हटाए। दूसरा शर्त क्या है, भारत अपनी सेना हटाए। फिर तीसरा उसमें प्लेबिसाइड करेंगे, जन्म संग्रह। अब जब पाकिस्तान सेना इस वजह से नहीं हटा रहा, उसको पता है कि भारत कब्जा कर लेगा, अगर जैसे हम लोग हटे वो कब्जा कर लेगा, करेंगे ही करेंगे हम लोग, है ना? वो तो हम लोग का ही हिस्सा है, क्यों नहीं करें? तो इस चक्कर में आपका कश्मीर वाला मैटर फंस गया, ठीक है? जो बाकी का कश्मीर था पीओके के अलावा, उसको तो फिर हमने 31 अक्टूबर 2019 को सदन में विधेयक पारित करके भारत में मिला लिया। स्पेशल राज्य स्टेटस 370 वाला हटा दिया, ये हो गया। आइए हैदराबाद, हैदराबाद में यहाँ पे चलाया गया क्या, पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई। अब यहाँ की जनता नहीं मान रही थी, लेकिन हैदराबाद ऐसा जगह है जो भारत का ही हिस्सा है ना? अब इसको आप पाकिस्तान या इसको आप अलग पैलेस्टीन टाइप से जगह नहीं बना सकते, खतरा है, भारत के लिए खतरा रहता। तो यहाँ पे क्या थी, जनता नहीं मान रही थी, तो पुलिस कार्रवाई कर दो, है ना? ऑपरेशन क्या चला है, ऑपरेशन का नाम था पोलो ऑपरेशन। क्यों? वो राजा को पोलो खेलना पसंद था, बोले इसी से, यही ऑपरेशन का तुम्हारा नाम रहेगा, ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़, राजा मान गया था, राजा नहीं मान रहा था, जनता नहीं मान, जनता मान गई थी, राजा नहीं मान रहा था। तो जनता मान गई ना, तो जन्म संग्रह करवा दो। एट लास्ट हम लोग को भारत बनाना था, है ना? कोई नहीं रोक सकता था हम लोग को करने से। अगर नहीं मान रहे तो पुलिस कार्रवाई करेंगे, अगर मान रहे हैं तो जन्म संग्रह करवाएंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ फेर-बदल करके हम लोग करवाते हैं, ये होना तय। तो ये 3 जगह नहीं मान रहे थे, तीनों का स्टोरी आप समझ गए। मिला लिया गया, है ना? और स्वतंत्रता के बाद भारत को क्या किए वो लोग, एबीसीडी राज्य में शुरू में विभाजित किए थे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पूछता भी नहीं है। ए लिस्ट के राज्य, बी लिस्ट के राज्य, सी लिस्ट के राज्य और डी लिस्ट के राज्य, कोई मतलब नहीं है। उसको छोड़ दीजिए, वो आपके काम का नहीं है ना? इसके बाद क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। क्या होता है इसके बाद? इसके बाद की क्या स्थिति है? इसके बाद की स्थिति ये है, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्योंकि भारत है, छत्तीसगढ़ में ही 93 टाइप का बोली और भाषा बोला जाता है। भारत में तो बोला ही जाएगा। तो यहाँ पे एक देश को भाषाई राज्य में बनाने के लिए, भाषाई आधार पे राज्यों का निर्माण करने के लिए राज्य बनाने का बात उठी, है ना? तो इन लोग शुरू में बोले कि चलो एक बार करके देखते हैं। एक कमिटी बनाए जिसका नाम था एसके धर आयोग। ये पूरा पूर्व रिटायर्ड जज थे, भाषाई प्रांत बनाने के लिए इनको गठित किया गया था कि आप बताइए बनाना चाहिए कि नहीं? तो ये बोले नहीं बनाना चाहिए। क्यों? प्रशासनिक आधार पे बनाएंगे, क्योंकि भाषाई आधार पे बनाएंगे, इतने सारे राज्य हैं। कितने राज्यों को आप क्या-क्या, किस-किस भाषा में बनाएँगे? पूरे भारत के छोटे-छोटे भाषाई आधार पे टुकड़े हो जाएँगे। मना कर दिया एसके धर आयोग ने। उसके बाद क्योंकि 1948, ये ध्यान रखिएगा ना, रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया इनके द्वारा,
1948 में इसको प्रस्तुत किया गया। अब दूसरा सवाल ये फिर क्योंकि आंदोलन होना है तय है, कि लोग मांग कर रहे थे, हम लोग बोले कि चलो एक और कमेटी बना के देख लेते हैं, जो कि था जेवीपी हाई पैनल कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी, सिद्धरमैया, ये थे। इन लोग से भी वही पूछा गया, इन लोग भी मना कर दिए, नहीं बनाएंगे करके। इसके बाद एक बहुत लंबा कांग्रेस के ही एक नेता थे, उन्होंने विरोध किया, जिसका नाम था पी श्री राम मल्लू। 56 दिन का कंटिन्यू भूख हड़ताल और इनका हो जाता है निधन। अब सोच करके देखिए, एक सीनियर नेता, लीडर, 56 दिन का भूख हड़ताल और निधन, अब क्या होगा, हंगामा कितना ज्यादा होगा। वही हुआ, और फिर सरकार को मजबूर होकर के मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को हटा करके आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाना पड़ा अक्टूबर 1953 में। उस टाइम पे उसका कैपिटल हैदराबाद नहीं था। आंध्र प्रदेश का कैपिटल आप हैदराबाद सुनते हैं ना, अभी तो अलग हो गया है, तो अमरावती है, कर्नूल। आपसे पूछेगा भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन गठित हुआ था, आंध्र प्रदेश। उस टाइम में राजधानी क्या थी, कर्नूल, हैदराबाद नहीं थी। फिर बाद में हैदराबाद राजधानी बनती है, फिर तेलंगाना 2014 में बनेगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। क्लियर। चले आगे। अब इन लोग अगर मांग कर दिए हैं 1953 में, आपको क्या लगता है बाकी लोग मांग नहीं करेंगे? करेंगे, और इसी के कारण ही एमपी बन पाया, नहीं तो एमपी नहीं बन पाता, है ना। तो मांग अलग अलग जगह से उठना शुरू हो गया। फजल अली आयोग बनाया गया। 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन सीजीपीएससी ने पूछा हुआ है कि आयोग के सदस्य कौन थे, एचएम कुंजरू और एम पणिकर। 2 बार कंटिन्यू सीजीपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है प्री में, एम पणिकर और एच एन कुंजरू। और यही वो आयोग है जिसके सामने, अगर आपको छत्तीसगढ़ याद होगा, रामकृष्ण ठाकुर जाकर के नाम रखते हैं अपना कि हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ भी बनाइए। तो फिर वहां पे रविशंकर शुक्ल जी के दबाव में नाम को वापस लेते हैं, है ना। यही थे वो। अगर उस दबाव को उस टाइम पे, कि रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बनना था उस टाइम पे, अगर दबाव बनाया जाता तो हो सकता है छत्तीसगढ़ को उसी टाइम पे जगह मिल चुका रहता है। इसीलिए तो गुस्से में आप देखेंगे कि बाद में फिर हमारे खूबचंद बघेल जो हैं, 2 अलग अलग भारत संघ, और फिर भारत संघ शुरू में बनाते हैं ना, और एक क्या बनता है, महासभा बनाते हैं और भारत संघ बनाते हैं, 2 बनाते हैं, गुस्से में भी रहते हैं ना। बाकी लोगों के लिए तो मिल गया, हमारे लिए क्या, छत्तीसगढ़ को अलग क्यों नहीं कर रहे हो, छत्तीसगढ़ भाषाई जो है वो अलग क्यों नहीं है, इसलिए। ठीक। तो ये आंध्र प्रदेश का निर्माण हो चुका है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, और क्या बोला जरूरी है, ये बोले कि 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। सरकार क्या करती है, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। आपको लगेगा कि फिर पूछा ही क्यों, जब हमारा करना ही नहीं था। एक फॉर्मेट दे दिए कि इस आधार पे आप डिवीजन करेंगे तो बढ़िया रहेगा, उसी आधार पे इन्होंने किया। राज्यों को कम किया, यूनियन टेरिटरी को ज्यादा किया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में केंद्र का पकड़ होता है, राज्यों का नहीं। केंद्र के कंट्रोल में यूनियन टेरिटरी रहता है। तो 14 राज्य और 6, चलिए देख ले, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। उसके बाद दादर नगर हवेली, फिर गोवा, दमन एंड दीव, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। गोवा, दमन एंड दीव बहुत महत्वपूर्ण है। 1987 है ये ना, 67 नहीं। गोवा देखिए, गोवा का किस्सा क्या है। पुर्तगाली आए थे ना 1498 में, सबसे पहला कोई क्षेत्र इन लोग अपने कब्जे में लिए थे, वो गोवा ही था, 1510। और आखिरी क्षेत्र जिसको वो छोड़ के गए वो गोवा ही है। कोई भी यूरोपियन किसी क्षेत्र को छोड़ करके गया वो गोवा ही है। पुर्तगालियों से अर्जित किया। सोच करके देखिए गोवा का क्या स्थिति। 1947 में हम लोग आजाद हो चुके हैं, गोवा में चिल कर रहे हैं 1961 तक। और गोवा आपका भारत का हिस्सा है ना, अलग भी टापू नहीं है, वो वैसे ही उस बेल्ट में ही है, आप उस क्षेत्र में ही है। मतलब पूरा भारत आजाद हो चुका है और उन लोग पुर्तगाली लोग गोवा में बैठे हुए हैं 1961 तक। उसके बाद फिर इन लोग से इसको अर्जित किया गया, ऑपरेशन चलाया गया था, ध्यान है, भगाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था कि भागो यहां से तुम लोग, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन नरसंहार चलाना चाहिए था लोग के लिए। 1947 के बाद इतने साल तक बैठे हुए हैं, बताइए, है ना। तो शुरू में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। 1987 गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, ये काम का है आपका। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी फ्रांस के द्वारा, फ्रांस इसको सौंप दिया था, उनको समझ में आ गया कि हमारा जाने का टाइम आ गया है,
और यूनियन टेरिटरी इसको हम लोग बना दिए। अभी भी फ्रांस की कॉलोनियां या फ्रांस जैसा रहता था या करता था उस टाइप का स्वरूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना, ये सारा है। एक और महत्वपूर्ण राज्य है, वो है आपका सिक्किम। सिक्किम में यहाँ पे जो चौंग्याल वंश था उसका शासन यहाँ पे हुआ करता था। चौंग्याल वंश, है ना। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सा राज्य था जहाँ पे चौंग्याल वंश का शासन था? सिक्किम। तो समाप्त किया गया, अलग अलग ट्राई किया गया। पहले आधा राज्य का देके देखते हैं, यूनियन टेरिटरी बना के देखते हैं, सब नहीं पूछता है। आपसे पूछेगा कब राज्य का दर्जा मिला, उसको बनाइए। 36वें संविधान संशोधन 1975 के प्रभाव के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये काम का है आपका, ये आपसे पूछता है। क्लियर है? ये सारा चीज हो गया है। कुछ चीजों का नाम चेंज हुआ, उसको देख लीजिए, और कुछ कुछ और जगह बने हैं। ये हो गया छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में आ गया। तेलंगाना 2 जून 2014, जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019। भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, 8 ही के 9 है, 8 है ना। 8 यूनियन टेरिटरी आपको देखने को आज के डेट में मिलेंगे। कुछ जगहों का, कुछ क्षेत्रों का नाम चेंज हुआ है। संयुक्त प्रांत बोलते थे उत्तर प्रदेश, मद्रास तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक, लक्षद्वीप मिनिकॉय अमनद्वीप लक्षद्वीप, उत्तरांचल पुडुचेरी, और उड़ीसा को ओडिशा किया गया, है ना। भाषा बोली उनकी वही है, तो उस आधार पे इसको वो किया गया, तो ये नाम में परिवर्तन हुआ। क्लियर है? यहाँ पे होता है आपका 1 से 4। समझ आया? चलें आगे। अगला है आपका आर्टिकल 5, है ना। इसको देख लीजिए। संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। संविधान संशोधन पूछ देता है। 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, है ना। 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये कब? 69 1991। ठीक, याद रहेगा आप दोनों आपको। आइए भाग 2 चलना है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता देखना है, ये अच्छा है। शुरुआत के जो आर्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा आपके काम के नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आराम से कर लेंगे आप। आर्टिकल 5 क्या होता है? आर्टिकल 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, पहले ये समझ लीजिए। आर्टिकल 5, वो सारे लोग, आप किसको नागरिकता देंगे? अभी भारत आजाद हो रहा है ना, आपको बताना पड़ेगा आप किसको नागरिकता देना चाहते हैं। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? वो व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, अगर 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। जैसे उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, है ना, और यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो ये 3 शर्त बोला गया है जिसके तहत इसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। तो ये उसका प्रावधान कर रहा है जो भारत में ऑलरेडी रह रहे हैं। क्या वो भारत में जन्म लिया है? क्या उसके माता पिता भारतीय थे? क्या माता पिता भी भारतीय नहीं थे, वो जन्म भी नहीं लिया है, लेकिन संविधान लागू होने से पहले से 5 साल से वो भारत में रह रहा हो, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये हो गया। फिर कुछ ऐसे लोग हैं ना जो पाकिस्तान से आए हैं, तो पाकिस्तान, क्योंकि सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत हमारा ही हिस्सा था, तो जबरन जान रहे हैं माउंटबेटन योजना जिसके तहत किया गया, तो पाकिस्तान से आया है। अब क्या किया जाए? अगर वो पाकिस्तान से पहले आ गया, मान लीजिए 1947 से पहले आ गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, यदि वह 19 जुलाई 1948 के पूर्व स्थानांतरित हुआ, तो प्रवसन की तिथि से उसमें भारत में निवास किया हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, 6 महीने भारत में रहने दीजिए, नागरिकता के लिए अप्लाई करने दीजिए, नागरिक बन गया। डेट है 19 जुलाई 1948। क्लियर? तो भारत में रह रहा हो, ये पाकिस्तान से आया हो, भारत में रह रहा हो, पाकिस्तान गया हो, फिर पाकिस्तान से वापस आया हो, ऐसे भी तो लोग हैं। तो ये बोला गया है, लेकिन बाद में फिर वापस आ गया है। आइए वापस, 6 महीने तक रहिए और अप्लाई करिए, सिंपल सा चीज। ठीक, अब भारत में रह रहा हो, पाकिस्तान से आया हो, भारत में रह रहा हो, पाकिस्तान गया हो, फिर वापस आया, 3 हो गया। चौथा, वो लोग भी तो है जो बाहर रह रहे हैं भारत से, तो आपको वहां के राजदूत में अप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना है।
वो व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक के तरीके एवं पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। बस वहाँ का जो राजदूत है, ई-मिस्री है, वहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर दीजिए, नागरिक कहला गए। ठीक है? अनुच्छेद 9 में आइए। वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जिसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की हो। इसका मतलब एक और निकलता है ना कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है, 2 नागरिक नहीं हो सकते, क्या आप यूएसए के भी और भारत के भी। ठीक है? और क्या आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं या नागरिकता के लिए अलग नियम कानून बना सकते हैं? डेफिनिटली बना सकते हैं। कौन शक्ति देता है आपको? आर्टिकल 10 हो गया। सदन को शक्ति देता है कि नागरिकता के लिए अलग से आप प्रावधान कर सकते हैं। फिर बनाया भी हमने नागरिकता अधिनियम 1955, है ना? इसमें बताया गया कि आप किस-किस आधार पे भारत के नागरिक कहला सकते हैं। क्या बोला गया है? जन्म आधार पे, वंशानुगत, प्राकृतिक पंजीकरण और क्षेत्र समाविष्ट। ये 5 आधार है जिसके आधार पे आप भारत के नागरिक कहलाएँगे। तो पहला तो आपको समझ में आ ही रहा है। अच्छा, इसमें डिटेलिंग नहीं है, चलिए ठीक है। तो पहला तो आपको समझ में आ ही रहा है, जन्म। यदि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, माता-पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो 26 जनवरी 1950 से पहले, हो गया। वंशानुगत, उसका जन्म यहाँ नहीं हुआ है लेकिन उसका वंश भारत का रहा हो, तब हुआ। प्राकृतिक आधार पे क्या होता है? हुँ, आप प्राकृतिक आधार के का मतलब क्या होता है? पहले तो पंजीकरण समझ लीजिए। बाहर से आए हैं, भारत में रह रहे हैं, लंबे समय के लिए यहाँ रहिए, फिर भारत का नागरिकता आपको मिल जाएगा। पहले 6 महीना वाला डेट था ना, अब 6 महीने वाला नहीं है। आपको 5 से 7 साल आस-पास लगभग रहना पड़ेगा पंजीकरण। प्राकृतिक आधार पे क्या होता है? केंद्र सरकार को आवेदन करिए आप। कभी-कभी क्या रहता है ना, कुछ लोगों को जो सरकार रहती है अपने से नागरिकता दे देती है, बहुत जल्दी दे देती है। जैसे मान लीजिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारत का नागरिक बनना चाहता है ना? वो चाहता है कि करियर तबाह करूँ मैं अपना, तो वो आया यहाँ पे। अब उसको भारत अपना नागरिकता तुरंत दे देगा। प्राकृतिक आधार पे, ये हो गया प्राकृतिक आधार पे, है ना? लेकिन बस वही है कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का ज्ञान हो, ये सारा चीज़ भी रहता है ना? ऐसा आदमी आ रहा है तो फिर लोग चेंज भी कर देंगे। मेसी को बुलाने के लिए अगर 350 करोड़, है ना? उसको सरकार का एजेंट बनाएँगे और अलग-अलग देश भेजेंगे घूमने के लिए और वहाँ से फिर पैसा अर्जित करेंगे, ये है। अगला है आपका क्षेत्र समावेश, मतलब हम लोग का माथा खराब हो गया, हम लोग सोचिए लगता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान पे नहीं जाएँगे। दूसरा चलिए भूटान, भूटान अभी चाइना के थोड़े से उसमें आता है, इन्फ्लुएंस में आता है। तो भूटान पे हम लोग का माथा खराब हो गया और जा कर के आक्रमण कर दिए, चाइना वालों को भगा दिए। या तो भूटान को आप आज़ाद करेंगे या भूटान को भारत में मिला लेंगे। तो भूटान को भारत में मिला लिए, क्षेत्र समाविष्ट हो गया, भूटान के सारे नागरिक भारतीय बन गए। ये है क्षेत्र समाविष्ट। समझ में आया? भूटान अब भूटानियन मत बोलिएगा उनको, अब वो भारतीय हुए, ठीक है? अब वो कहलाएँगे भारतीय। तो ये है आपका क्षेत्र समाविष्ट, ठीक? तो बाहर लो वाले को तो छोड़िए, पहले इधर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, उन लोग को भारतीय बोलना शुरू करिए। बाकी बाद में बोलते रहेंगे, है ना? नेपाली, चीनी, चीची, ये सारा चीज़ चल रहा है अभी भी। है तो भारतीय वो भी। चलिए, आगे चलें? किस आधार पे आप नागरिकता छोड़ सकते हैं? सबसे पहला तो स्वेच्छा से है, सबसे बढ़िया। बर्खास्तगी के द्वारा, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो हम लोग उनको बर्खास्त कर देंगे। पहला तो स्वेच्छा खुद से छोड़ दीजिए। दूसरी जगह का अगर वो नागरिकता त्याग कर देता है, खुद से नहीं छोड़ा तो हम बर्खास्त कर देंगे। ठीक, 2 हो गया। तीसरा है वंचित करना। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना हो, यदि वो नागरिकता से अच्छा नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर किया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के समय शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से अगर आपने नागरिकता प्राप्त की है और 5 वर्ष के ड्यूरेशन में आपको 2 साल का सजा हो गया कहीं, देश में 2 साल का सजा हो गया। जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना था अदनन सामी को भारत का नागरिकता मिल चुका है ना? अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है उसका, अगर आप उसको किसी केस में फँसा देते हैं और 2 साल का उसको जेल हो जाता है, तो उसका भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा।
अगर कंटिन्यू समान रूप से भारत से बाहर रह रहे हैं 7 वर्ष के लिए, भारत का नागरिकता, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कितने साल कंटिन्यू आप भारत से बाहर रहेंगे तो नागरिकता समाप्त होगा? 7 साल, ठीक है? और भारत के बाहर शादी कर लीजिए, तब भी, हालाँकि उसी में ही आ जाएगा स्वेच्छा से छोड़ना, नहीं छोड़ेंगे तो हम निकाल देंगे बर्खास्त की, ठीक? तो ये 7 साल वाला ज़रूर ध्यान रखिएगा, 7 साल आपका पूछता है। क्लियर है? तो ये है आपका नागरिकता जिसको हमने किया। इसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू होता है वो मूल अधिकार, बहुत ही मूल है और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको करते हैं। एनआरआई का नियम ही अलग है पूरा। हाँ, उसको इसमें मत जोड़िए नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। नियम बहुत अलग है एनआरआई। एनआरआई के लिए फिर आपको थोड़े से इनकम टैक्स के प्रावधान भी देखने पड़ेंगे। अर्जित कहाँ हो रहा है इनकम, कितने साल से बाहर रह रहे हैं, पूरा उसमें दिया हुआ है ना? कि इतने साल भारत में रहना ज़रूरी है, इतने साल ये रहेगा तो ये नॉर्मल कहलाएगा, फिर ये एनआरआई कहलाएगा, ये नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, पूरा डिटेल है उसमें। इनकम टैक्स एक्ट में मिल जाएगा। अभी इनकम टैक्स एक्ट को भी आपका रिवाइज़्ड किया गया है, जानकारी के लिए आपको बता दूँ, 2025 नया आएगा, इनकम टैक्स 2025 नया एक्ट आएगा, ठीक है? इस नए एरा पे हम लोग नए प्रावधान के हिसाब से चलेंगे। चलिए, भाग 3 सबसे महत्वपूर्ण, क्वेश्चन आना तय है यहाँ से। अनुच्छेद 12 से 35 क्या मिलेगा? मूल अधिकार। मूल अधिकार बोलते हैं, मूल क्यों है? क्योंकि यहाँ की ये नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये मूल इस वजह से भी, अगर आप इसको लोगों को देंगे, जैसे जनता के पास है, तो इसका चहुमुखी विकास होता है। जैसे इसका भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारों तरीके का विकास जो रहता है, इस मूल अधिकार से होता है। आपको मान लीजिए बोलने की आज़ादी नहीं है, तो आपको कैसे लगता है क्यों होगा आपका बौद्धिक विकास? आपके पास अगर धर्म की आज़ादी नहीं है, तो आपका आध्यात्मिक विकास कैसे होगा? समझ पा रहे हैं? तो आपके पास पढ़ने की आज़ादी नहीं है, आपके पास काम की आज़ादी, भौतिक विकास कैसे होगा? आपके पास आर्टिकल 29-30 नहीं है, आपके पास बंधुआ मज़दूरी में निषेध नहीं है, तो आपका नैतिक विकास कैसे होगा? तो इसीलिए चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको मूल अधिकार बोला जाता है। तो संविधान का जो भाग 3 है, इसको हमने कहाँ से लिया है, इसको समझ लीजिए। यूएसए से लिया है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से था, लेकिन हमारा जो संविधान है, मूल अधिकार जितना डिटेल है दुनिया के किसी संविधान में नहीं। उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में ढाला गया है। ठीक है? इसको भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला गया। क्या? भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और इसके लिए जो आयोग बना था आप जान रहे हैं, सरदार पटेल, और उप समिति जो बना था उसके हेड जेबी कृपलानी, 2 लोग थे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे एक-एक करके देखते हैं। ठीक? सबसे पहले आर्टिकल 12 को ही देख लें क्या? जेबी कृपलानी, ठीक है? ये तो हो चुका है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मूल रूप से संविधान में 7 अधिकार का उपबंध किया गया था, बाद में एक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिए गए। उसको देखिए, समता और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, जिसमें लोग बोलते हैं ना हमें को बोलने की आजादी है, इसी आंदोलन, इसी अधिनियम के तहत, अधिनियम भी नहीं, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है आर्टिकल 19। शोषण के विरुद्ध अधिकार 22-23, 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29-30, संपत्ति का अधिकार 31 ए, जिसको हटा करके अब डाल दिया गया है 300 ए में, और बोला गया है कानूनी अधिकार। पहले देखिए इसमें अंतर क्या था बताता हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, संपत्ति के अधिकार को हटाना क्यों जरूरी था? संपत्ति आपका अधिकार है, जमीन आपका अधिकार है, घर आपका अधिकार है, अधिग्रहण कैसे करेगी सरकार? रोड बनाना है, नाली बनाना है। अभी सोचिए जब कानूनी अधिकार है तब जाकर के अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं? गली मोहल्ले का स्थिति देखिएगा, रोड अगर निर्माण करना है, अगर सामने वाले खड़े हो गए, कानूनी अधिकार होने के बाद उन लोग का जमीन उन लोग से नहीं ले पा रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल वहां पे एसडीएम कलेक्टर खड़ा ना हो जाए। हर जगह थोड़ी ना खड़े हो सकते हैं भाई, उन लोग कितने सारी चीजें हैं और करने के लिए। तो सोचिए अगर ये आपका संपत्ति का अधिकार होता, जमीन, और घर आपका संपत्ति का अधिकार होता, एक भी कोई चीज आ रहा है तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, तुरंत स्टे दे देगा, खत्म। अब आप पड़े रहिए 6 महीने 1 साल तक एकदम पैक, फिर हियरिंग होगा, जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक थोड़ी ना आगे कुछ हो सकता है, कितना डिले होगा।
इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया। क्लियर? चलिए आगे। चलिए शुरू करेंगे हम लोग राज्य की परिभाषा आर्टिकल। अच्छा, इसको हटाया किससे गया था? 44वां संविधान संशोधन। ठीक। और ये इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इनमें से कुछ अधिकार नागरिकों के लिए और कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, मतलब विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है, उसको भी देखेंगे हम लोग। और ये न्यायोचित है, मतलब अगर आपका इसका उल्लंघन हो रहा है तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। कुछ भी हो रहा है, आपका अधिकार नहीं सुनिश्चित किया जा रहा तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। इसका जो सेवियर है खुद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप रेट लगा सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग रहा है तो इसका निलंबन भी किया जा सकता है, 2 आर्टिकल को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दोनों का निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, इसको भी ध्यान रखिएगा। किसी भी स्थिति, आर्टिकल 21 आपको जीने की आजादी देती है। तो मैं आपको बताया था ना कि आपको स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार है, उसके लिए एक्वागार्ड लगवा लीजिएगा। उसके बाद आपको किस चीज का अधिकार है? स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, उसके लिए भी मशीन आती है, वो भी लगवा लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद फिर किस चीज का आपको अधिकार है? डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार है ना? उसके लिए पैसा चाहिए आपको। उसके बाद फिर आपके पास क्या चाहिए कि किसी भी प्रकार से आपका शोषण नहीं हो सकता और आपको परेशान नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल 20 और 21 ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आएंगे, अनुच्छेद 12 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होती है? कोई भी वो क्षेत्र, कोई भी वो जगह जिसमें सरकारी चीजें हैं, राज्य की परिभाषा में आएगा। जो सरकार है वो तो राज्य है। राज्य मतलब अभी ये राज्य और केंद्र मत समझिएगा। राज्य की परिभाषा मतलब, राज्य मतलब सरकारी उपवन सारे राज्य कहलाएंगे। कोई ऐसा उपवन जिसमें राज्यों का केंद्र का अंश है या सरकार का अंश है, वो भी राज्य कहलाएगा। जैसे पीएससी, पीएससी राज्य के परिभाषा में आएगा। जैसे आप अगर उसके ऊपर केस कर देते हैं, सपोज 4 क्वेश्चन आपको लग रहा है इसका सोर्स आपको पता है, फिर भी उसने गलत लिया है, ये हर बार होता है, तो आपने क्या किया? पीएससी के ऊपर केस कर दिया। तो जब आप केस करेंगे ना, तो क्या लिखाएगा पता है? स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस फुलेश्वर, ये लिखाता है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस जो आपका नाम रहेगा वो रहेगा। तो अगर केस करना हो, मैं बता रहा हूँ, फिर जब वो फाइल होता है ना, रिट फाइल होता है, पहले नंबर पे आप अपना नाम मत रखवाइएगा, दूसरे नंबर पे नाम रखा। जो पहले नंबर पे रहता है उसी का नाम चढ़ता है, समझ रहे हैं? तो पहले केस करिए। अगर आपको लगता है आपके हितों का अनदेखी हो रहा है, जो वीडियो देख रहा है, केस करिए, लेकिन पहले नंबर पे नाम मत रखिए। जिसका पहले नंबर पे नाम रहता है ये हाईलाइट होता है ना? हालांकि आजकल उतना दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में नाम पूछना भी छोड़ दिया है, उनको पता भी नहीं है आजकल इंटरव्यू में कौन जो व्यक्ति आ रहा है उसका नाम क्या है। पहले निकालते थे गुस्सा, हुआ है, केसेस हुए, तो उसको पता रहता था कि अच्छा ये है, तुम वही हो क्या? अच्छा ऐसा है। उसके बाद फिर हम लोग नंबर काटना शुरू करते थे इंटरव्यू, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा सकता है ना? तो ये होता था पहले, आज के डेट में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये ठीक। तो पीएससी नहीं लिखाएगा, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ लिखाएगा। तो कोई भी उपबंध या उपक्रम जो सरकार का हो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। सरकार का अंश हो, सरकार का पूर्णता हो, या सरकार द्वारा फंडेड हो। ठीक। आर्टिकल 13 से शुरू करते हैं, मूल अधिकार से। आर्टिकल 13 को सिंपल सा समझना है। कैसे समझिए? कोई भी ऐसा कानून बनता है जो आपके मूल अधिकार को खंडित करता है, या पहले कानून बना हुआ है जो आपके मूल अधिकार को ढक रहा है, वो अपने आप ही समाप्त माना जाएगा। क्लियर? कोई भी कानून बनाइए जो आपके मूल अधिकार को ढक रहा है, वो समाप्त माना जाएगा, पहले बने चाहे बाद में बने, फर्क नहीं पड़ता। बाद में बनेगा अगर कुछ ऐसा कानून बन रहा है जिससे मूल अधिकार ढक रहा है, आप आर्टिकल 13 का हवाला देकर के कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। आर्टिकल 13 में लिखा है कि मेरा मूल अधिकार को यह ढकेगा, इस वजह से इसको खारिज करिए। समझ पा रहे हैं? ठीक। तो आर्टिकल 13 में एक और शब्द दिया गया है, विधि। विधि शब्द, विधि मतलब क्या होता है? विधि मतलब होता है संसदीय राज विधानमंडल द्वारा कुछ चीज जो पारित होता है वो। मतलब आपका विधानमंडल कुछ पारित कर रहा है, राष्ट्रपति राज्यपाल अध्यादेश जारी करे, और विधि को बल रखने वाला रूढ़िवादी या कोई भी प्रथा या अध्यादेश, है ना? एक चीज और है कि अनुच्छेद 13 यह भी घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। संविधान संशोधन मतलब क्या? पहले से कानून बना हुआ था, उसमें बदलाव कर रहे हैं, तो नया कानून थोड़ी ना है।
तो ऑलरेडी बना हुआ था, उसमें बदलाव कर रहे हैं ना, इसलिए बोला हुआ है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। तो आर्टिकल 13 क्या-क्या बोलता है? वो सारे नियम कानून जो संविधान के बनने से पहले से हैं या संविधान के बनने के बाद से हैं, अगर आपके मूल अधिकार को नष्ट करता है तो स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। कानून मतलब क्या? जो संसद विधानमंडल पारित करे, राष्ट्रपति राज्यपाल अध्यादेश के द्वारा दे, विधि के बल रखने वाला कोई भी रूढ़िवादी या प्रथा जैसे जातिगत पंचायत, वो भी तो कानून बनाते हैं, है ना? पेशा एक्ट के तहत कानून बन रहा है, वो भी तो उतना ही बल रखता है। या अन्य अध्यादेश, आदेश या उपबंध, नियम, सूचना, अधिसूचना, ये सारा। तो ये सारे आपके कानून के अंतर्गत आते हैं। अगर ये आपके मूल अधिकार को ढक रहे हैं तो स्वतः ही समाप्त माना जाएगा या आप उसको आधार बना करके कोर्ट में केस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और संविधान संशोधन को कोई आप विधि नहीं माने, ये क्लियर है। चलें आगे? चलिए, आर्टिकल 14 से शुरू होगा, समता और समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 2 शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एक रहता है समता और एक समानता। देखिए, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसको आप जरूर देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। आर्टिकल 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है, हमको समानता, दोनों के बीच में समानता रखना है। तो आर्टिकल जो 14 है वो विधि के समक्ष रखता है, विधि के समक्ष आपको समता रखना पड़ेगा और विधियों का समान संरक्षण आपको रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है देखिए, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। समक्ष समता और समान संरक्षण का मतलब समझ लीजिए। समता का मतलब होता है कि जो दो अलग अलग लोग हैं, एक स्पेशलाइज्ड जैसे वुमेन हो गए, चाइल्ड हो गए, और एक अगर कोई मेल हो गया, तो दोनों को आप एक ही आंख नहीं सकते, उनको हल्का सा आपको प्रिविलेज देना पड़ेगा ताकि वो बराबर खड़ा हो पाए। इसको हम लोग समता बोलते हैं। समान संरक्षण मतलब क्या होता है? अगर सपोज कि कोई बहुत अमीर आदमी है, उसने भी चोरी किया है, आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो गरीब है, उसने भी चोरी किया है, दोनों के ऊपर 420 की ही धारा लगेगी। इसको बोलेंगे हम लोग समानता। तो दोनों को अलग-अलग जगह से लिया गया है। जैसे विधि के समक्ष समता को, ठीक है? और सबके लिए समान कानून, ठीक है? अमेरिका, समान कानून के लिए समान अवसर प्रदान करना, ठीक है? ये हो गया। क्लियर है ये? आर्टिकल 14। कुछ अपवाद भी है ना, आप बोल तो दिए, लेकिन कुछ अपवाद भी है। जैसे राष्ट्रपति व राज्यपाल अनुच्छेद 361 के तहत इनको कुछ प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है। किस टाइप का प्रोटेक्शन प्राप्त है? राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद में है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं हो सकता। हालाँकि ऐसा, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड पोस्ट है, आप ऐसा जाकर के कुछ कर नहीं सकते उनको। लेकिन सपोज़ एकदम हाइपोथेटिकल सिनेरियो, राज्यपाल ने किसी की हत्या भी कर दी, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते जब तक वो राज्यपाल है। समझ आया? आइए, राजदूत वो कूटनीतिज्ञ व्यक्ति, सांसद अनुच्छेद 105, इसका मस्त दुरुपयोग होता है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। आप देखें, सांसद यानी कि राज्यसभा, विधानसभा और विधानमंडल भी है, आर्टिकल 194। क्या होता है यहाँ पे, ये कुछ भी आरोप प्रत्यारोप खेल लेते हैं। कभी-कभी वो रिकॉर्ड भी होते हैं, डेटा रिकॉर्ड होते हैं ना, आप जो बोल रहे हैं एक-एक चीज़ रिकॉर्ड होता है संसद में। तो इन लोग क्या करते हैं कि सामने वाले के खिलाफ बोलते हैं कि इसने ये किया था, इसने ये किया था। तो वहाँ तो रिकॉर्ड हो रहा है, एट लास्ट वीडियो शूटिंग भी तो हो रहा है, शॉर्ट्स भी तो बनेगा उसका, रील्स भी तो बनेगा, व्यूज़ और लोगों को मैनिपुलेट भी तो हम वहीं से करेंगे। बोल दिया यहाँ पे किसी ने, कुछ बोल दिया, उनके ऊपर उस चीज़ पे या संसद पे या विधानसभा में बोलने की वजह से केस नहीं हो सकता, प्रोटेक्शन है। समझ में आया? अब देखिए, आपको एक पार्टी बताता हूँ, है ना? जिसने क्या किया था, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया था, वो क्या बोला था उसने कि इलेक्शन कमीशन का जो वो है, अ, मशीन है, ईवीएम है, उसको आराम से हैक किया जा सकता है। और इसकी प्रस्तुतिकरण कहाँ की गई थी पता है? विधानसभा। विधानसभा इसके लिए बना है क्या? नहीं बनाया ना, लेकिन विधानसभा में इसकी प्रस्तुतिकरण की गई। ये देखिए, ये तार यहाँ से जोड़ा, ये तार यहाँ से जोड़ा, ये हैक हो गया, है ना? अब मैं इसको वोट डाल रहा हूँ तो यहाँ वोट डल रहा है।
ये करके उसने प्रस्तुतिकरण किया था। थोड़ा-सा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, नोटिस इश्यू किया। नोटिस इश्यू किया नहीं, उनको खुला चुनौती दिया पूरे देश को। किसी को भी लगता है कि वो ईवीएम हैक कर सकता है, आइए, स्वागत है आपका। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अगर यही सेम प्रोसेस कहाँ होता पता है? विधानसभा के बाहर। तो वो अवमानना का नोटिस कोर्ट के माध्यम से उस पार्टी को या उस व्यक्ति को भिजवा देते। ये है आपका 194 का संरक्षण और यही 105। आपको इतने आसानी से लग रहा है कि इसलिए तो आराम से बोल पाते हैं, बाहर कहाँ बोलते हैं, है ना? आपको एक और केस बता देता हूँ, एक संबंधित नेता, एक स्लोगन दिया गया था पार्टी के द्वारा, उसको बोला गया, वहाँ तक तो ठीक है। जब वहाँ तक तो ठीक है, जब आप इसको कहाँ पे बोल रहे हैं? संसद में बोल रहे हैं। इसके बाद इसी को रैली में बोल दिए। तो उसके बाद जो संबंधित कम्युनिटी था उसने क्या किया? केस कर दिया। जिसके कारण कोर्ट ने फैसला दिया था क्या? कि आपका जो आप जो एमपीज़ हैं, एमपी का सदस्यता आपका जो रहेगा वंचित होगा और आप आने वाले चुनाव पे खड़े नहीं हो पाएँगे। याद आया? कौन नेता? ध्यान आया? ठीक। तो इसके बाद फिर बाद में हंगामा हुआ कि आप अपने विपक्ष को कैसे दबा रहे हैं। विपक्ष को कौन दबा रहा है? कोई नहीं दबा रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये आपको यहाँ और यहाँ आर्टिकल से ध्यान रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। चलें आगे, आर्टिकल 15 ये व्यवस्था दी गई है, सीधा-सीधा इसका ये है कि किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, ये 5 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे आप उसका विभेद नहीं कर सकते। ये शब्द को अच्छे से पढ़िएगा। प्रति केवल, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे आप भेद नहीं कर सकते। केवल, तो मतलब कोई छठवां कैटेगरी में मैं कर सकता हूँ। अगर केवल नहीं होता तो सिर्फ यही 5 होता। केवल आपने लिखा मतलब छठवां कैटेगरी बना करके मैं विभेद कर सकता हूँ, है ना? तो जैसे आर्मी में भी देखेंगे बहुत सारे पोस्ट जो रहते हैं, मेल्स के लिए ही रहते हैं, फिजिकल कैपेबिलिटी के आधार पे उनको दिए जाते हैं। तो केवल का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ, समझ पा रहे हैं? चलिए, राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वो बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से विशेष प्रावधान या विशेष व्यवस्था करे। जनरली देखेंगे महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था रहती है स्कूल में या ऑफिसेज में या कोई भी अलग किसी भी पर्टिकुलर जगह में जाएँगे, तो ये अलग से स्पेशल व्यवस्था है ना, आप ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 15 में तो बोला हुआ है कि आप लिंग के आधार पे भेदभाव ना करें। ये भेदभाव नहीं कहलाता है, कॉमन सेंस कहलाता है ना? तो इसी में आर्टिकल 15 में ही क्या दिया गया है, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों का प्रावधान किया गया है कि एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। अपवाद एसटी, एससी और ओबीसी और अब तो ईडब्ल्यूएस भी है, के लिए अलग से विशेष प्रावधान उपबंध आप करेंगे। किसमें आता है उसको ज़रूर देखिए। 15(4) में यह अधिकार देता है कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े एसटी, एससी लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में कुछ नियम, कानून या शर्तों में आप अलग कानून बना सकते हैं, जो कि हम लोग आरक्षण के नाम से जिसको जानते हैं। 15(6) में आपको ईडब्ल्यूएस देखने को मिलेगा। 15(4) में एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण और एसटी, एससी ना 15(4) हाँ, ठीक है? और 15(6) में आपको ईडब्ल्यूएस देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे। तो आर्टिकल 15 इससे संबंधित है, तो आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन के अधिकार से संबंधित होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से आप भेदभाव नहीं करेंगे, ये चीज़ तो लिखा हुआ है ऊपर, फिर बाद में अपवाद लिखा है कि 16(4) में हम अपवाद प्रोवाइड कराएँगे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए और 16(4) में पदोन्नति में आरक्षण का बात है और 16(4) में बैकलॉग 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। जैसे अभी आप देखेंगे मंडी निरीक्षक का वैकेंसी आया हुआ है, उसमें बैकलॉग वैकेंसी भी है। जनरली आप जब बैकलॉग वैकेंसी को काउंट करेंगे, तो आपका जो आरक्षण रहेगा वो 50% से बहुत ऊपर चला जाएगा। तो बैकलॉग वैकेंसी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता और 16(6) फिर ईडब्ल्यूएस पे लोक नियोजन के अधिकार पे आपका 10% का जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहता है वो रहता है। ये क्लियर है? 15 को आप ध्यान रखेंगे एजुकेशन के लिए और 16 को ध्यान रखेंगे लोक नियोजन के लिए।
14 जो है वो विधि के समक्ष समता और समानता से संबंधित है। आर्टिकल 17 चलेंगे तो अस्पृश्यता का अंत है। उससे पहले हम लोग मंडल कमीशन और उसके परिणामों को देख लेते हैं। सबसे पहले एक अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमिटी बनाई गई थी जिसका नाम था काका केलकर समिति, है ना। उसके बाद दूसरी कमिटी बनाई गई जिसका नाम था मंडल आयोग। मंडल आयोग 1979 में इन्होंने अपना जो था कमिटी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इन्होंने अपने रिपोर्ट में बोला कि 27% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए। 10 वर्ष पश्चात जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की घोषणा हुई। सरकार गिर गई, नहीं चला। बाद में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तो इन्होंने 27% पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी लोगों को 27% आरक्षण दिया क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में। और 10%, ये देखिए इसको बता रहा था, 10% का आरक्षण विशेष उच्च जाति में आर्थिक कमजोर लोगों को भी दिया। केस हुआ, कोर्ट केस, जिसको बोलते हैं प्रसिद्ध इंदिरास्वामी केस, है ना। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो 27% आरक्षण है वो सही है, क्योंकि सामाजिक पिछड़े अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, बैकवर्ड क्लास सामाजिक पिछड़े लोग, ये आर्थिक आधार पे आप आरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकते। तो इसने क्या किया, कोर्ट ने इस 10% के आरक्षण को खत्म कर दिया और बोला कि 27% जो है वो सही है। तो इस आधार पे जो आपका टोटल आरक्षण का सीमा था वो कितना रह गया, 50%। कोर्ट ने ये भी बोला कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये भी बोला हुआ था कोर्ट ने। अभी बहुत सारा ऊपर नीचे चीजें होती है, आपको पता ही है। तो बाद में और कुछ संविधान संशोधन है जिसके तहत राज्यों को बोला गया कि आप और एड ऑन कर सकते हैं कोर्ट में। आप अपील, जैसे छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे ना 58% हमारे पास आरक्षण है, कोर्ट में पेंडिंग है ना। इसके ऊपर भी सुनवाई आएगा। कुछ और जगह जहाँ पे 63%, कहीं पे 74%, तो कोर्ट में पेंडिंग है। इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, नहीं पता कब सुनवाई होगा, कब आएगा। तब तक जो चल रहा है उसी में चल रहा है, यही प्रावधान है। चलें आगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 17 जिसको हम लोग बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। आपको पता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से देखेंगे तो एससी कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है, तो उसी को ध्यान में रख करके अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। अभी भी बहुत जगह ऐसे मिलेंगे जहाँ पे अस्पृश्यता आपको देखने को मिलेगी। इसको पानी यानी बोरिंग छूने नहीं दिया जाता, तालाब छूने नहीं दिया जाता, अगर छू रहे हैं तो फिर प्यूरिफाई करना पड़ता है हम लोग को, लेकिन उससे पैसा जरूर ले लेंगे, पैसा ले लेते हैं। पैसा जो रहता है वो पवित्र होता है, ठीक। वो छुआछूत की कैटेगरी, अपवाद होता है ना हर जगह पे, तो पैसा जो है वो अपवाद की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो पैसा जरूर ले लेंगे, लेकिन बहुत जगह अभी भी आपको मिलेगा, गए हैं तो अलग कप में चाय पिला रहे हैं। अब तो डिस्पोजल की व्यवस्था है, बाकी लोग कप में पी रहे हैं और उन लोग को डिस्पोजल में अलग से पिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका छुआ हुआ हम लोग नहीं खाते पीते हैं, है ना। और उसको एकदम प्राउडली मानते हैं कि छुआ हुआ हम लोग नहीं खाते पीते हैं। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 लाया गया। अगर इस टाइप की प्रैक्टिस कहीं भी हो रही है तो उसको निषेध करार किया गया है। अगर कोई प्रैक्टिस करते पाया गया अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत, अगर उसके ऊपर कानून वो किया गया, केस किया गया ना, तो बहुत बुरा फंसेगा। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम, ये अस्पृश्यता का अंत लिखा गया था। उसके आधार पे जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 लाया गया, जिसमें छुआछूत को दंडनीय अपराध की श्रेणी में घोषित किया गया है। मुख्य रूप से एससी वर्ग के लिए इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, है ना। एससी वर्ग के साथ अगर इस टाइप का कोई चीज हो रहा है, दुकान गए, तुम वहीं रहो, हम तुमको सामान नहीं देंगे, वही दूर से बता दो क्या सामान है, तो बता दिया कि ये दे दीजिए, ठीक है, पैसा वहां रख दो, सामान मैं ला दे रहा हूँ। फिर सामान भिजवा दिया और उसका फिर पैसा ले लिया, पैसा ले लिया, है ना। और ये छुआछूत की कैटेगरी में आएगा। तो इसके आधार पे अगर सामने वाला केस कर दिया ना, तो बहुत बुरा फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा इसमें, है ना। मेरे को लगता है शायद कॉग्निबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, है ना, लंबा जाएगा इसमें। इसमें क्या करना चाहिए आदमी, सबसे पहले दौड़ के जाओ उसके दुकान के सारे सामानों को कर लो जो करना है, शुद्धिकरण करते हो तो मेरे को मार भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते मेरे को, ठीक। तो ये है आपका अस्पृश्यता का अंत, क्लियर है। चले आगे। अगला है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब
अंग्रेज गए, जब आप बोल रहे हैं समानता का अधिकार है, तो कोई राय साहब क्यों? है ना? कोई राय साहब क्यों हैं? तो किसी के नाम के आगे सर क्यों लगा है? कोई राय बहादुर की उपाधि क्यों रखा है? सबको हटाओ। ये हमारे उपाधियों के सिद्धांत के खिलाफ। जब सब समान हैं, तो फिर आप क्यों लगा? उपाधि मतलब उस टाइम पे सरकार उपाधि देती थी ना। सर सैयद अहमद खान, ये सर-ए-हिंद, सर रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो सरकार की उपाधि दी हुई है, तो सरकार इस टाइप की कोई उपाधि नहीं देगी। सारे लोग समान हैं। आप जैसे रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं सर सामने वाले, है ना? तो ये रिस्पेक्टफुली में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सरकार उपाधि नहीं दे सकती। तो जितनी भी उपाधियाँ थी सबका अंत किया गया आर्टिकल 18 के माध्यम से, है ना? आपको अगर एक चीज़ और प्रावधान किया गया है कि दूसरे देश का अगर कोई आपको सम्मान मिल रहा है, उसके लिए भी आपको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो फिर एक चीज़ और आया क्वेश्चन, क्योंकि लोग रहते ही हैं क्वेश्चन पूछने वाले, है ना? बालाजी राघवन केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात बताइए, जो पुरस्कार है और उपाधि है, क्या दोनों में अंतर होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे लोगों को भारत रत्न मिलता है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये भी तो एक ही टाइप का उपाधि ही है। तो फिर सरकार ने बताया उपाधि नहीं है ये, पुरस्कार है ये, है ना? और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति अगर प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो इसको उनसे भी छीन लिया जाएगा। जैसे गाड़ी में लिखवा दिए पद्मश्री, है ना? अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष अलग हो गया, अब पद्मश्री लिखवा करके थार में घूम रहे हैं, ठीक? तो अब लोगों को पता चलता है, वीडियो सर्कुलेट होता है, वायरल होता है, पद्मश्री छीना जा सकता है ना? वो सम्मान है, उपाधि नहीं है कि आप पद्मश्री श्री रामलाल लिखवा कर घूम रहे हैं, ठीक? आपका जो लास्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि गांधी जी को महात्मा क्यों बोलते हैं? आएगा? महात्मा गांधी बोलते हैं ना, सरकार ने थोड़ी दिया है, वो तो आप बोलते हैं। आप मिस्टर गांधी बोलिए, बोल सकते हैं ना? मिस्टर गांधी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। श्री गांधी बोल लीजिए, श्री महात्मा गांधी बोल लीजिए। महात्मा लोगों के द्वारा दिया गया है, सरकार नहीं दी है। सरकार बोला है ना? आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। राय बहादुर आ रहे हैं, चलो चला जाए, आज ये चाय पिलाएँगे, कर सकते हैं आप। आपके साथ वाले लोग हैं, आप कर सकते हैं, ठीक? सम्मान, सम्मान, हाँ, हाँ, लीगल है ना, सम्मान है ना, उपाधि थोड़ी है। आप एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज़ ये कोर्स करके इस डिग्री को अर्जित किए, तो सम्मान के रूप में आप पाएँ, है ना? अब ये नहीं कि वो पीएचडी वाला डिग्री लगा कर के इलाज कर रहे हैं, ये नहीं करना है। चलें आगे, 14 से 18 क्लियर है, अब आएगा 19 से 22। संविधान में आर्टिकल 19 से 22 जिसको स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से आप जानते हैं, ठीक है? आर्टिकल 19 सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत सारे इसमें स्वतंत्रता हम लोग को मिलती है। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलते हैं ना हम लोग को बोलने की आज़ादी है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते, इसमें भी कुछ उपबंध हैं, इसमें भी कुछ अपवाद हैं। आप हर कुछ नहीं बोल सकते। लोग बोलने की आज़ादी तक तो पढ़ लेते हैं, उसके नीचे जो अपवाद लिखा रहता है उसको नहीं पढ़ते हैं। क्या अपवाद है उसको भी देख लेते हैं। शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन व घूमने का स्वतंत्रता, आप इकट्ठा हो सकते हैं। आचार संहिता लगा है तब का बात अलग है ना। पता चला जगह में कर्फ्यू लगाया, आप बोल रहे हैं आर्टिकल 19(2) के तहत मेरे को तो सम्मेलन करने का अधिकार है। डंडा मारेंगे पुलिस वाले, ठीक है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसी के आधार पे आप पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करते हैं। इसी के आधार पे आप मोहल्ला संघ बनाते हैं, फिर किसी को अध्यक्ष, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को सचिव का पद दे देते हैं। यही वाला है वो। आर्टिकल 19(4) था जिसको हटा दिया गया, ठीक है? अच्छा 19(4), 19(6) को हटाएंगे हम लोग। 19(4) में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी आप भारत में घूम सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। अपवाद, नागालैंड वाले क्षेत्र पे नहीं जा सकते, मणिपुर, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पे नहीं जा सकते, असम लाइन ऑफ परमिट वाले क्षेत्र पे आप नहीं जा सकते, है ना? इनिशियल लाइन, आईएलओ बोलते हैं, लाइन ऑफ परमिट
है ना, इस क्षेत्र पे नहीं जाता। किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता, ये तो देख ही रहे, अलग अलग जगह पे आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस रहे हैं। कोई भी व्यापार या 6 को हटा दिया गया ना, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान के तहत उसको 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता अनलेस एंड अनटिल, मैं आप नहीं बोल सकते कि ड्रग्स बेचूंगा मैं, बोला गया तो है यहाँ पे 1907 में, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, लीगल होना चाहिए, पॉइंट जरूरी है, पूरा पढ़िए इसको, क्या अपवाद लिखा है क्या अपवाद नहीं लिखा, लीगल होना चाहिए, लीगल जो बाकी होता है वो चलना चाहिए, तब कोई इशू नहीं है, ये जरूरी है। चले आगे, एक एक करके देख लेते हैं, अपवाद भी समझ लेंगे। व्यक्ति को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने या मौखिक लिखित मार्गों पर स्वतंत्रता देता है। अपने या किसी अन्य के विचार को प्रसारित करने का आपको अधिकार है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आएगी। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार इसी में आएगा, फोन कोई टैप कर रहा है, जनरली सरकारें कंपनियां करती है, सही नहीं है। प्रसारित करने का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, आरटीआई, ध्यान आया। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते। वो जो होता है ना, आप परमिशन लेकर के जाते हैं, वो प्रदर्शन है, हड़ताल नहीं। हम हड़ताल बोलते हैं कि अब लंबा हड़ताल चलेगा, लेकिन हड़ताल मेनली नहीं है, आप प्रदर्शन है, आप मांग रख रहे हैं और उसके लिए भी परमिशन ली जाती है, बाकायदा परमिशन ली जाती है, ये अनैतिक तरीके से नहीं होता। देखिए, प्रतिबंध किस चीज में, अगर आप भारत की एकता व संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते, बोल रहे हैं ना, तो आप ऐसा नहीं कि भारत के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दें। न्यायालय ने कोई टिप्पणी किया है, जो ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि न्यायालय ने कोई आपको बोला हुआ है कि ये चीज है, अब उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको जरूर देखिएगा। न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है हम उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे मत से, अब आया ना, न्यायालय को नहीं कोसेंगे, मेरे मत से ये सही नहीं था, इसका फैसला ये नहीं होना चाहिए, मैं इससे संतुष्ट नहीं। न्यायालय ने क्या बोला है, ये एकदम घटिया फैसला दिया, आप ये नहीं बोले, न्यायालय की अवमानना में स्वतः संज्ञान लिया जा। सार्वजनिक आदेश दिया गया है, मत बोलिए मत करिए, उसके बावजूद आप करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसमें फंस सकते हैं। नैतिकता, किसी के खिलाफ भी गाली गलौज कर दिए, बोलते मेरे को बोलने की स्वतंत्रता है, सही नहीं है ना। तो ये सारा चीज, मानवता, नैतिकता। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक बैठक में भाग लेने का अधिकार है, जैसे टेररिस्ट गतिविधि नहीं मत कर दीजिए ना, भारत की अखंडता और एकता से संबंधित चीजें आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना करके भारत के खिलाफ ही करने का प्रयास कर रहे हैं। सार्वजनिक आदेश बोला गया, जैसे मैंने आपको बताया कर्फ्यू लगा हुआ है ना, आचार संहिता लगा है, फिर भी आप कर रहे हैं। यातायात नियंत्रण, आप देखे होंगे कुछ इन्फ्लुएंस के ऊपर केस हुए, इसलिए इसी का ही आप बोल ना, शांतिपूर्वक सम्मेलन के आपको अधिकार है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसके बावजूद बिना बताए, बिना परमिशन लिए अपने सारे फैंस को आप रोड में बुला लिए, जाम लग गया। यातायात नियंत्रण, है ना। संघ बनाने का अधिकार, राजनीतिक दल, भारत की एकता, देखिए ये एकदम कॉमन पॉइंट है, भारत की एकता और अखंडता कभी भी खराब आपकी नहीं होनी चाहिए। एकता, अखंडता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता, ध्यान रखिएगा, हर बार आएगा। ठीक है, अवागमन की स्वतंत्रता, है ना, आम लोगों का हित और किसी भी एसटी जाति की, एसटी और जनजाति, एसटी और एससी की सुरक्षा के हित को ध्यान में रख करके है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, सेम, आम लोगों का हित, कहीं भी आप नहीं रह सकते, कुछ कुछ चीजें रहती है प्रतिबंधित, कोई व्यवसाय व जीविका चलाने की स्वतंत्रता भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए 20 देखते हैं। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अच्छा है कि दोष सिद्धि के संबंध में इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ये अच्छा है, इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। प्रोटेक्शन अगेन आर्बिट्री एक्सेस पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड बोला हुआ है, ठीक, तो किसी भी व्यक्ति को एक बार की सजा के लिए एक बार दंड मिलेगा। अगर उसने कोई चोरी किया है, चोरी छोड़िए, अगर मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है सपोज, है ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको मैं आजीवन कारावास में रखूं और जब ये इसका शरीर साथ देना बंद कर दे तब इसको फांसी में चढ़, या तो आप इसको फांसी में चढ़ाएंगे या तो आप इसको, अगर धारा अलग अलग लगा है
तो बात अलग है। अपराध करने के समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा दीजिए, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। एग्जाम्पल, आपको जैसे दिल्ली का निर्भया केस पता होगा, जो लड़का था 16 साल का था, नाबालिग, उसको वैसा सजा नहीं हो पाया जैसे बाकी लोगों को हुआ, वैसा सजा नहीं हो पाया। क्यों? आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैं नया कानून बना देता हूँ, इस कानून के तहत सजा दो उसको। नहीं कर सकते। जो उस टाइम पे कानून था, क्योंकि 16 साल नाबालिग है और नाबालिग के लिए ये कठोर कानून था ही नहीं, है ना? बाद में ना अमेंड करके लाया गया कि इस टाइप का अगर कुछ होता है, तो छोटा रहे, 16 साल का भी रहे, उसको भी आप इस कैटेगरी में ला सकते हैं और सज़ा का प्रावधान आप कर सकते हैं। ये मेनली इन लोग का बोलना है कि इन लोग का बौद्धिक विकास नहीं हुए रहता है। इन लोग का बौद्धिक विकास नहीं हुए रहता है। तो फिर आप 18 साल में फिर वोट क्यों ले रहे हो हम लोग? जब बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। ठीक है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर है ये? मतलब क्या होता है? दृश्यम देखा है आपने? हाँ, दृश्यम 2 में मारते हैं उसको, बीवी बच्चों को, बोल देता है कैमरा के सामने कि हाँ, मैं सारा कुछ वहीं किया हूँ। है ना? ऐसे-ऐसे करके ठिकाना लगाया। कोर्ट में जाता है, पलट जाता है। मेरे को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य किया गया था। आर्टिकल 20 का हनन है मेरा। ये होता है। ठीक है? कोर्ट क्या होता है, जो आपका थाना है, थाने में दिया गया गवाही को मानता है। समझ गए? ठीक? तो ये 3 संरक्षण आपको मिलता है। किसी भी व्यक्ति को एक बार सज़ा के लिए एक बार दंड मिलता है। ये अच्छा है ना? मैं एक एक पिक्चर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि इसको बनाया बहुत अच्छा है। लक पिक्चर, क्या होता है लक पिक्चर? जान रहे हैं पिक्चर का नाम लक है, लकी होना ज़रूरी है। तो रवि किशन का सीन है, वो मर्डर किए रहता है ना? तो उसको फांसी में चढ़ाते रहते हैं। तो फांसी में चढ़ाते हैं, फांसी का फंदा टूट जाता है और वो नीचे गिरता है और फिर निकाला जाता है, हँसते रहता है और फिर दूसरा सीन दिखाता है कि वो जेल से बाहर आ गया। उस टाइम तो समझ में नहीं आया था मेरे को हुआ क्यों, मतलब क्यों छोड़ दिए उसको? दोबारा क्यों नहीं लगाए? ये किसी भी व्यक्ति को एक बार के लिए, एक दंड के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। दोबारा अगर लगाएँगे तो पहला दंड वाला सज़ा तो खत्म हो गया ना, अब उसका वकील जो रहेगा वो आर्टिकल 20 का इस्तेमाल करेगा। मिला हुआ था, टूट गया, अब क्या कर सकते हैं? छोड़िए इसको, ये कानून का लूप, ठीक है? आइए, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे एक गोपालन केस हुआ था, इसमें अनुच्छेद 21 में जो व्याख्या दी गई है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को, उसको बहुत सूक्ष्म माना गया था, है ना? बाद में मेनका मामला आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधन में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान, इसमें क्या बोला गया था ऊपर में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसको प्राण की दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर संसद और विधानसभा कानून बनाए तो उसका प्राण ले लोगे, यही मतलब निकल रहा है ना? तो फिर बाद में बोला गया कि कानून बनाए चाहे मत बनाए, लेकिन मानवीय सम्मान भी तो होता है। मानवीय सम्मान के आप खिलाफ नहीं जा सकते, है ना? और कुछ चीजें इस मेनका मामले से निकल कर के आया, जो कि ये मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, है ना? ये जब आपके पास ऐसा है तो अगला, नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण, दिल्ली वाले पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? जीवन की रक्षा का अधिकार, है ना? ये इसमें भी बहुत सारे अपवाद हैं छोटे-छोटे। आपको जीवन की रक्षा करनी है तो फिर वही है कि आपने उसको सर में क्यों मारा, पैर में क्यों नहीं मारा? आप कभी पढ़िए इस टाइप के सिचुएशन में, तो उसके बाद आप टारगेट करिएगा कि सर को मारूँ कि हाथ को मारूँ कि पैर को मारूँ? आपका जीवन बचना ज़्यादा ज़रूरी है ना उस टाइम पे। एकदम क्रिटिकल सिनेरियो पड़ा हुआ है तो आप डिसाइड करेंगे क्या कि नहीं पैर को मारता हूँ? कुछ भी हो सकता है ना उस केस में। निजता का अधिकार इसको जोड़ा गया है बाद, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है इसको जोड़ा गया है ना?
और निजता का अधिकार का उल्लंघन करना भी आपका दंडनीय अपराध में आएगा। आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये भी मिला है। तो रात को ले जाते हैं पुलिस वाले हथकड़ी लगा कर, दिन भर रखते हैं और सुबह छोड़ देते हैं, है ना? नहीं तो शुक्रवार को गिरफ्तार करते हैं। 24 घंटे तक आपको मजिस्ट्रेट के सामने पहुँचना है ना, सैटरडे संडे तो बंद है। 3 दिन हो गया ना आपका जेल में। हम तो गए थे। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार, ये भी मतलब उन लोग के हिसाब से पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम में दर्द कम होता है। कैसे डिसाइड किए कि दर्द ज़्यादा होगा कि दर्द कम होगा? किस आधार पे डिसाइड हुआ है? क्योंकि एक व्यक्ति था उसने प्रयास किया था ये पता करने के लिए कि जब फांसी लगता है, तब क्या महसूस होता है? बाद में उसने किताब भी लिखा उसके ऊपर और वो बहुत बार फांसी लगाया, है ना? ये पता करने के लिए कि मैं महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन मरते रहता है उस टाइम पे फिर कटवा देता है फांसी। फिर उसका किताब अनकम्प्लीट रहा इस बात को बोल करके कि बिना मरे पता नहीं चल पाएगा और मर गया तो लिखूँगा कैसे? ये बोल करके वो इसको बंद कर दिया। तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं? विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये नहीं ना कि सरकार को बोल दें आप विदेश यात्रा करना है। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, है ना? लेकिन फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप विदेश जा सकते हैं, इसके लिए आपको रोका नहीं जाएगा, ये बोला है। बंधुआ मज़दूरी के विरुद्ध अधिकार, इसके लिए तो लेबर लॉ अलग से कानून बने हुए हैं। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, पुलिस मार नहीं सकती आपको, बोला गया है लेकिन आपको भी पता है रियलिटी क्या है ना? 3rd डिग्री होता है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अगर ट्रैफिक में एम्बुलेंस ना फँसे तो आ जाएगा। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये तो दिया गया है कि सार्वजनिक फांसी आप नहीं कर सकते। इच्छा मृत्यु का अधिकार, 2018 में इसको जोड़ा गया है और ये क्या होता है इच्छा मृत्यु? कैसे? इसको तो सुसाइड बोलेंगे, ये तो आपराधिक मामला हो जाएगा। अगर कोई सुसाइड करने का कोशिश कर रहा है और वो बच गया तो वो जेल में जाता है। पता है नहीं है? इच्छा मृत्यु क्या? इच्छा मृत्यु मतलब नहीं, नहीं, वो भी नहीं है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मरना इसका ज़्यादा बेहतर है। पूरा बॉडी पैरालाइज़, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, मर्सी डेड बोलते हैं इसको, है ना? आपको पता है कि सामने वाला इससे ज़्यादा जिया तो ये और तकलीफ में है। तो पेरेंट्स को या जो उनके साथ वाले रहते हैं, ये भी एक नर्स वाला केस है, इसके बारे में पढ़िएगा ये क्यों आया था, है ना? तो ऐसा ही पैरालाइज़ 20-30 साल तक पैरालाइज़, इच्छा मृत्यु, मर्सी डेथ देना पड़ गया। ये इच्छा मृत्यु बोल रहे हैं, लेकिन ये मेनली मर्सी डेथ, ठीक? तो ये होता है इच्छा मृत्यु का। हाँ, वैसा कंडीशन होना चाहिए और उसके लिए भी कोर्ट से परमिशन लगेगा, ठीक है? चलिए, 21 से शिक्षा का अधिकार है, जानते हैं इसको आप? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। 86 संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। तो उससे पहले 10 आर्टिकल शिक्षा का अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। 86 संविधान संशोधन के अंतर्गत दी गई है और आरटीई अधिनियम 2009 में आया था। 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इससे संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हिंदी मीडियम, देखे हैं? सब एग्जाम के बाद ना जरूर देखिएगा, नहीं देखे होंगे तो। आइए, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके पास 3 अधिकार है। क्या? दंड विषयक कानून आ जाएगा, निवारक कानून। एक व्यक्ति को दंड देती है जिसके अपराध स्वीकार कर लिया और अदालत ने सजा सुनाई थी, ठीक है। निवारक कानून, बिना सुनवाई के अदालत में से दोषी ठहराया जाए, इसके चलिए ठीक है। दंड विषयक बताता हूँ आपको पहले, ये है इसका भाग। अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है 22 के तहत, दंड विषयक ना, गिरफ्तार क्या? गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना बताइए किस आधार पे गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा, अपने पसंद के वकील से मेरे को परामर्श लेने का फोन तो करने दीजिए।
नहीं कर सकते। तीसरा, 24 घंटे के भीतर दंड अधिकारी के समक्ष उसको पेश किया जाए कोर्ट में। शुक्रवार को गिरफ्तार करते हैं, शनिवार रविवार छुट्टी पड़ जाए, 24 घंटा पड़ेगा ही नहीं ड्यूरेशन। कहाँ से बेल? कोई बेल नहीं। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। निवारक के लिए तो अलग ही कानून है, लेकिन क्या बोला है, विदेशी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 24 घंटा किस आधार पे गिरफ्तार कर रहे हो? अपने पसंद के वकील से परामर्श लेने तो दो। दूसरा भाग, निवारक। निवारक मतलब क्या होता है कि वो कर सकता है दंड, इसलिए उसको पहले ही गिरफ्तार कर लो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? निवारक कानून। व्यक्ति क्या है, पहले तो भाई निवारक का आधार संबंधी व्यक्ति को बताइए, आप किस आधार पे आपको उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। आप अगर उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो आदेश जो है उसके विरुद्ध वो अपील कर सकता है। तीसरा, व्यक्ति को हिरासत में 3 माह से ज्यादा नहीं रख सकते। 3 माह से ज्यादा रखेंगे तो सलाहकार बोर्ड से आपको परमिशन लेना पड़ता है। इस टाइप का क्या है, अभी तक इस टाइप का क्या कुछ हो चुका है? देखिए, छोटे मोटे चीज नहीं, जैसे मीसा, टाडा, पोटा, ये टेररिस्ट गतिविधियों से संबंधित कानून है। भारत गिने चुने उन देशों में से एक है जो इस टाइप के कानून को रखा हुआ है। टेररिस्ट गतिविधि है, अब जब तक आप उसके खिलाफ ऑर्डर पारित करवाएंगे, तब उसके बम ब्लास्ट करने का इंतजार करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुका है। तो क्या करो, इस अधिनियम के तहत उसको तुरंत निवारक कानून के तहत पकड़ लो, बाद में देखा जाएगा। ये है, दिख रहा है मीसा, इसका नाम है। आपातकाल के समय पे इसका बहुत उपयोग हुआ। आपातकाल जब 1975 में लगा था ना, तो मीसा कानून के तहत बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर थे उनको पकड़ा जा रहा था, जबकि ये टेररिस्ट कानून है, टेररिस्टों के लिए बनाया गया, क्योंकि आपातकाल लगा, पूरा शक्ति केंद्र के हाथ में नहीं थे, तो कौन पूछ रहा है अभी? कौन कोर्ट जा रहा है? कोई नहीं जा रहा। तो लालू प्रसाद यादव को भी पकड़ा गया था इसी मीसा कानून के तहत। ठीक है, तो लालू प्रसाद बोले थे कि हम जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा इस मीसा कानून को, और उसके बाद फिर अपनी बेटी का नाम मीसा रखे। बेटी का नाम जाके सर्च करिएगा, उनकी एक बेटी का नाम मीसा है। हाँ, मीसा भारत, है ना, बोले थे और कभी कांग्रेस को माफ नहीं करूंगा, फिर गठबंधन में आ गए। ठीक, तो ये है मीसा। टाडा पोटा, संजय दत्त को भी गिरफ्तार किया गया था, आपको ध्यान होगा तो, टाडा में AK-47 घर में, है ना, 22 हो गया। 23-24 देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति की खरीदी बिक्री बेगारी इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती किया गया श्रम निषेध ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के द्वारा दंडनीय अपराध, है ना। किसी भी व्यक्ति का खरीदी बिक्री बेगारी आप नहीं कर सकते, ये दिया गया है इसमें। अपवाद, राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आप आरोपित कर सकते हैं। जंग छिड़ गया, अब आप नहीं बोलेंगे ना कि अनुच्छेद 23 के तहत मेरे को अधिकार है कि आप मेरे को जबरदस्ती श्रम नहीं लगा सकते, बेगारी नहीं करवा सकते मेरे से। उस टाइम पे अनिवार्य सेवा है, सामाजिक सेवा है, आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, ये ना किसी व्यक्ति को, ना किसी राज्य के खिलाफ, बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई राज्य आपसे करवा रहा है, कोई अगर जबरदस्ती, कोई थर्ड पार्टी आपको पकड़ करके जबरदस्ती काम करवा रहा है, जबरदस्ती खरीदी बिक्री हो रहा है, जबरदस्ती बेगारी हो रहा है, तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, ये होता है इसमें। आइए, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ 14 वर्ष से नीचे के बच्चे कार्यरत नहीं हैं, पढ़े हैं, इसी अनुच्छेद 24 के तहत ये शक्ति मिली हुई है। लेकिन अगर जोखिम भरे कारखाने हैं, वहां पे इसका एज 18 है ना। खनन उद्योग, पटाखा उद्योग, ये सब में 18 वर्ष है, 18 वर्ष से नीचे वालों को नहीं नियुक्त कर सकते आप। ठीक, तो 2006 से सरकार ने घरेलू तौर पे बच्चों को ढाबे होटल पे कार्य करने पर भी बैन लगा दिया है। बाल श्रमिक एक्ट 2016, 14 वर्ष से कम के बच्चों का कार्य बंद किया जाएगा। ठीक, और जो जन्मे बच्चे हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं,
कभी सोचे? लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है या बच्चा है जो व्यापार सीख रहा है, अपने पिताजी के गल्ले पे बैठ रहा है, उसके खिलाफ श्रम कहलाएगा वो। कौन श्रम नहीं कहलाएगा पता है? जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं 13 साल के, 14 साल के, 10 साल के, अब तो लाखों कमा रहे हैं। उन्हीं के पैसे से ही चल रहा है उन लोग का पूरा। उसको श्रम नहीं बोलेंगे आप। क्यों पता है? हुँ? क्योंकि वो उसका बौद्धिक विकास कर रहा है। जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो उसका बौद्धिक विकास कर रहा है। डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, ये सब डांस, ये आपका क्या है, बौद्धिक विकास होता है। लेकिन जब वो गल्ले में बैठ रहा है, व्यापार देख रहा है, तो ये उसका शोषण है। ये लिया गया है परिभाषा। जबकि व्यापार सीखना कैसे शोषण हो सकता है? जबरन कराया जाने वाला चीज़ शोषण हो सकता है। आपको एक और चीज़ भी तो देखना पड़ेगा। सामने वाला भीख माँग करके नहीं खाना चाहता है। 12-13 साल का है, भीख माँग करके नहीं खाना चाहता है। चाहता है कि मैं चाय बनाऊँ, चाय बाँट करके 2 पैसा कमाऊँ और खाऊँ। तो क्या आप उसको बाल श्रम की कैटेगरी में लेंगे? लेंगे ही, कानून के तहत, जब तक 14 साल का वो नहीं हो जाता। रॉकी भाई को पकड़ लेते हम लोग, अगर पहले देखते ना, समझ रहे हैं? पहले देखते ना, पकड़ लेते, चाय बेच रहा है और ये कर रहा है, पकड़ लेते उसको। केजीएफ नहीं बन पाता अब। चलिए आगे चलें? 24 हो गया, 25 से 28 है आपका स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इस शब्द को अच्छे से देखिएगा। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए भारत में आप देखेंगे बाहर के लोग भी प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं, रोक टोक ही नहीं है। आचरण और प्रचार करने की भी स्वतंत्रता। आप अगर किसी को भी मानना चाहे, है ना, जो पंथ है, धर्म है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसको मानो या इसको ना मानो। जैसे जनरली आप देखेंगे कोई क्या है, पेड़ के नीचे मूर्ति है, मूर्ति भी नहीं है, पत्थर है, उसकी पूजा कर रहा है, तो लोग हास्य करते हैं उनके साथ, मजाक उड़ाते हैं। करने दो ना, आपका क्या नुकसान है? कुछ नुकसान हो रहा है क्या? करने दो, क्या दिक्कत है? जब उनको अधिकार मिला ही हुआ है कि वो किसी को भी मान सकते हैं, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उनका धार्मिक स्वतंत्रता है, तो आप कौन होते हो टोकने वाले? जब तक किसी का अनहित नहीं हो रहा है ना? इसमें भी अपवाद वही है, अनहित किसी का होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि धर्म के नाम पे आप सामने वाले का नर बलि दे रहे हैं, ये अनहित की कैटेगरी में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है। यह अधिकार सभी व्यक्ति, नागरिक एवं गैर नागरिकों के लिए है। प्रतिबंध नैतिकता, स्वास्थ्य और कुछ अन्य प्रावधान के अंतर्गत इसमें प्रतिबंध किया गया है। आर्टिकल 25 ही वो है जो हिंदू जो शब्द है उसको डिफाइन करता है कि हिंदू में कौन-कौन आएँगे। हिंदू में हिंदू तो आएँगे ही आपके, जैन भी हिंदू में आते हैं, बौद्ध भी हिंदू में आते हैं, सिख भी हिंदू में आते हैं और ठीक है, ये 4 कम्युनिटी को हिंदू के डेफिनेशन में रखा गया क्योंकि ये जो है ये इसी की ही शाखाएँ हैं, हिंदुइज़्म की ही शाखाएँ हैं, ये बोला गया है। ये क्लियर है? आर्टिकल 25 आपको एक और अधिकार देता है, पता है क्या? हुँ? नास्तिक रहने का अधिकार भी आपको ये देता है। आपको नहीं मानना है, किसी नास्तिक देव की पूजा करनी है, करिए, कोई रोक-टोक नहीं है इसमें भी। आपका अपना अंतःकरण मतलब अंदर से, समझ रहे हैं? वो आपके ऊपर है, आप जो करना चाहते हैं करिए, कोई आपको रोक-टोक नहीं कर सकता, किसको क्यों मान रहा है, इसको क्यों नहीं मान रहा है, वो आपकी इच्छा है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 के अनुसार व्यक्ति को अपने अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना पोषण का अधिकार है, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। जैसे मंदिर आप देखेंगे ट्रस्ट होता है, आप कभी सोचा है कि वहां पे पंडित ही क्यों बैठा है? इसके लिए एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? कोई और क्यों नहीं बैठ सकता है वहां पे? क्यों? क्योंकि धर्म के कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता है। वो जो ट्रस्ट है, वो जो मंदिर है, वो डिसाइड करेगा ना कौन बैठेगा वहाँ। आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि वो उसने इसको क्यों बैठाया है, आप नहीं बोल सकते इसको। समझ रहे हैं? वो ट्रस्ट डिसाइड करता है। क्लियर हुआ? हाँ, वो अलग मैटर है।
वो अलग मैटर में आएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको समझ लेते हैं, टेक्स्ट तो देते ही हूँ। सही बोल रहे हैं। अनुच्छेद 27, राज्य किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसका आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित किया गया हो। जैसे जजिया कर, जजिया लगा था गैर मुस्लिमों के लिए, है ना? तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? एक पर्टिकुलर धर्म वाले ही बस दे रहे हैं। ठीक, तो इस टाइप का आप कर नहीं कर सकते। इस टाइप का मंदिर फंड नहीं बना सकते आप, मस्जिद फंड नहीं बना सकते अलग से कि पैसा कलेक्ट करके हम मस्जिद तैयार करेंगे। या ये क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। यही सारी चीज़ों का तो अवलोकन किया गया होगा जब धर्मनिरपेक्ष को चैलेंज किया गया होगा कि इसमें तो धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं भारत में लिखा हुआ, आपने 42वें संविधान संशोधन में लाया वो सही नहीं है। ये आपने बोला ना, तो इसको भी हम कहाँ से लिए होंगे? यहीं से लिए होंगे कि इस टाइप का चीज़ जो है नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा। अगला अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए धर्म उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। शब्द सुनिएगा, राज्य, राज्य होना चाहिए, है ना? कोई सरकारी स्कूल है, सरकारी महाविद्यालय है, विद्यालय है, वहां पे धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बोला है। ऐसे शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए भाग नहीं कर सकते। यज्ञ चल रहा बोले कि बैठो ही, नहीं कर सकते। तो इसका बहुत अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल है सेंट्रल स्कूल, जो प्रेयर होता है ना, ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो माँ ज्योतिरगम्य मृत्युर्मा अमृतम गम्य। फिर शुरू होता है दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, ये शुरू हुआ। इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, ये तो धार्मिक अनुष्ठान है, ये तो धार्मिक अनुष्ठान है, इसको बंद कराना चाहिए। तो इसको चैलेंज किया गया था, फिर कोर्ट ने बोला कि धार्मिक नहीं है, संस्कृत के श्लोक है और इसका मीनिंग भी कुछ धर्म से रिलेटेड नहीं आ रहा है। हे माँ हमें शक्ति देना है, हे माँ हमें, ठीक है? ये तो माँ का मीनिंग भी तो आपके ऊपर है ना, आप किससे ले रहे हो? आप वो ऑल माइटी गॉड से माँ का मीनिंग ले रहे हो कि अपनी माँ से माँ का मीनिंग ले रहे हो? माँ को जानना या माँ को मानना कैसे बुरा हो सकता है? तो कोर्ट ने इस पे बोला कि ये सब फालतू पिटीशन आप लोग हटाइए। क्लियर? 29-30 देखते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। हमारे पास अल्पसंख्यक वर्ग है, तो सीधा सीधा बोला हुआ है भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक को किसी भी अनुभाग अनुभाग को उनकी जो अपनी लिपि है, अपनी भाषा है और अपनी संस्कृति है, उसको किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना? जिसकी अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है, उसको किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। सपोज़ बस्तर का कोई कम्युनिटी है, भतरा बोलता है, भतरी बोलता है। इधर सरगुजा साइड के किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाह रहा है और वो भतरी बोलता है, इसलिए आप उसका एडमिशन नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 29 का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है? अनुच्छेद 30, इस टाइप का भाषा, लिपि और संस्कृति है तो आप अपने पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं खुल करके। भतरी सिखाइए, है ना? अपनी संस्कृति सिखाइए और सरकार अगर अनुदान दे रही है अल्पसंख्यक वर्गों को, तो आपको अनुदान देने से वंचित नहीं करेगी, सबको मिलेगा अनुदान। दे रही है तो का केस। अनुच्छेद 30 हो गया। इसके बाद आता था आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में है। इसको हटा दिया गया है, 300A में डाल दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया, है ना? फिर अनुच्छेद 32 आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये महत्वपूर्ण है। इसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके अनुच्छेद कुछ अनुच्छेद का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और रिट के लिए आप जारी रिट के लिए पिटीशन आप लगा सकते हैं। आइए एक-एक करके देखते हैं इन सबको। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है आपका बंदी प्रस्तुतीकरण, इसको हेबस कॉर्पस बोलते हैं। हेबियस
कॉर्पस क्या होता है इसका? को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि बॉडी को प्रस्तुत किया जाए। मतलब अगर शॉर्ट में बता देता हूँ, इसको आप एक रीड जरूर करिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। जो मैं आपको बोला ना, को प्रस्तुत किया जाए, तो मिलान करने के लिए आया था। हेबस कॉर्पस को प्रस्तुत किया जाए, प्रोहिबिशन निषेध, और उसके बाद मेंडमस उसका मीनिंग, फेरिएटोरी उसका मीनिंग, फिर बोला था मिलान करो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको एक बार देखते हैं हम लोग। हेबस कॉर्पस में बताता हूँ क्या होता है आपको। मान लीजिए पुलिस आपको जबरन हिरासत में ले ली, कोई मुकदमा नहीं है आपके ऊपर, कोई कुछ भी नहीं है, बस गुस्सा निकालना चाहती है, इसके तहत आपको उसने गिरफ्तार करके रख लिया है। आपके पास क्या है, पहले तो गुहार लगाएँगे। अभी क्योंकि व्यवस्था बहुत सारा है, तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, एसपी ऑफिस जा सकते हैं, कलेक्टर ऑफिस जा सकते हैं, है ना? और मुख्यमंत्री तक के पास जा सकते हैं, क्योंकि बैठते हैं जन चौपाल में। छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं है। क्या किया जाए? रिट फाइल करिए। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। किसका? हेबस कॉर्पस का। उस सामने वाले पर्सन के लिए, कि उस आदमी को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, कोर्ट बोलेगा, है ना? तो उस आदमी को अगर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, ऑर्डर जारी करेगा कोर्ट। अब वो पुलिस, संबंधित उस इलाके की पुलिस उस आदमी को खोजेगी और क्या बोलेगी कि वो आदमी नहीं मिला, क्योंकि वही रखे हैं ना छुपा के। मिसिंग रिपोर्ट कहाँ है? परिवार वाले ने तो दाखिल नहीं किया है। तो परिवार वालों को बुला करके बुलाया, पूछा जाएगा ना कहाँ है, तो बोलेंगे ना। तो हम लोग डील जनरली क्या करते हैं यहाँ पे, आदमी को छोड़ देंगे और बोलेंगे कि अगर कोर्ट में केस जो लगा हुआ है उसको वापस ले लो, क्योंकि कोर्ट केस एक बार कार्रवाई करेगा, उसके बाद हम हमेशा के लिए, ऐसा डरा करके दोनों साइड का फैसला करवा करके हट गए। अगर उस आदमी को प्रस्तुत कर दिया गया, तो डिपार्टमेंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये है आपका हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का संबंधित एक इसके लिए अच्छी फ़िल्म है, जिसका नाम है जय जय भीम। ज़रूर देखिएगा इसको, है ना? आपको संविधान की शक्ति समझ में आएगी, किस लेवल की शक्ति संविधान रखता है। चलें आगे? परमादेश। हम आपको आदेश देते हैं। क्या आदेश देंगे आप? कि आप मान लीजिए किसी सरकारी संस्था वगैरह पे गए हुए हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, उसके बावजूद आपको टाल-मटोल करके घुमाया जा रहा है। तो अधिकारियों को जारी किया जाता है, ताकि उनमें उनके कार्य और कार्य ना करने के संबंध में पूछा जा सके। इस आज्ञा पत्र के आधार पे उसके पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। सारा कुछ तैयार है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? कोर्ट आदेश दे रहा है, कैसे नहीं करेगा? तो इसी से आपको एक चीज़ समझ में आएगा। फिर बताता हूँ आपको। देखे हैं शिवाजी द बॉस? हाँ? चक्कर काटते रहता है, बार-बार चक्कर काटते रहता है, लेकिन फिर भी उसका जो है वो पारित नहीं होता है। जबकि उतना पढ़ा-लिखा है, उसको पता ही नहीं था कि परमादेश नाम का कोई रिट होता है। अगर परमादेश नाम का रिट लगा दिया जाता, तो कंडीशन कुछ और होती, तो पिक्चर आगे नहीं बढ़ता ना। लेकिन जब आप पढ़ लेते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, इस टाइप का भी रिट होता है। सरकारी जगह पे जहाँ पे भी उसकी चीज़ें फँस रही थी, वो फाइल नहीं फँसी। इसको इतना पैसा, इसको इतना पैसा, ज़रूरत ही नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? कोर्ट बोलता है आपको कि इसका आप पारित किया जाए। ये है आपका परमादेश। प्रतिषेध, इसका मतलब होता है रोकना। कभी-कभी क्या करता है ना, निचला कोर्ट वो फैसला दे देता है जो उसको नहीं देना चाहिए। तो ऊपर वाला कोर्ट जो रहता है, नीचे वाले कोर्ट को बोलता है कि इस पे आप फैसला मत दीजिए, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। इसको बोलते हैं प्रतिषेध। ठीक है? इसके बाद है आपका उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालय को यह सूचना दी जाती है कि वो अपने पास लंबित मुकदमे को निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। आपको केस को ट्रांसफर करवाना है, कैसे ट्रांसफर कराएंगे? ये लगाइए, उत्प्रेषण। नीचे वाले से ऊपर वाले कोर्ट में चला जाएगा आपका, ठीक है? कभी-कभी जैसे अब मैं आपको बोला ना कि आपके पास अधिकार नहीं है, आप इसमें फैसले नहीं दे सकते। आपको दिख रहा है, जो वकील है, वो पढ़ रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि अरे! इसमें तो सूचना का अधिकार का एक नया अध्याय खुल कर के आ जाएगा। तो इसको नीचे वाला कोर्ट तो फैसला नहीं दे सकता, कि इसको कम से कम हाई कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा। तब वो लगाएगा आपका प्रतिषेध, प्रोहिबिशन वाला रेट, है ना? और फिर इसको लगाएगा कि केस को ट्रांसफर करो तुरंत हाई कोर्ट में, वो फैसला देगा। समझ आया? लास्ट है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब है किसके अधिकार से? अधिकार परीक्षा जिसको बोलते हैं क्यू वारंटो।
आप कोई सार्वजनिक कार्यालय में देखेंगे कोई एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिस आदमी को वहां पे नहीं बैठना चाहिए। किस अधिकार से बैठा है? आप बोले कि आप किस अधिकार से बैठे हो, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बोल मेरे पिताजी के अधिकार से बैठे। तो आप ये रेट लगा सकते हो। न्यायालय फिर संज्ञान लेगा। हाँ, समझ लीजिए न्यायालय संज्ञान लेगा तो क्या होगा, है ना? आजकल तो वीडियो भी आ गए हैं, वीडियो आ गए हैं तो और हिंसात्मक हो गए हैं न्यायालय। तो सोचिए क्या होगा उसका, है ना? अवैध तरीके से अगर उसने कब्जा करके रखा है। समझ आया? अनुच्छेद 33 ये संसद को अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगा सकता है ना? सेना और बल ये नहीं बोल सकते ना कि हमको आजादी क्यों नहीं। इसके लिए मैं वही एग्जांपल लेता हूँ कि एक पर्टिकुलर एक आदमी था, याद है? जो वीडियो बनाया कि देखो गाइस क्या दाल हमको मिलता है, क्या खाना मिलता है, हम सेना में हैं। उसको फिर काम से निकाल दिया गया था। पता है क्यों? इस वजह से नहीं क्योंकि उसने वीडियो बनाया। जो वीडियो बनाया पूरा लोकेशन दिख रहा है कहाँ पे है वो। इस कारण भी बैन किया गया है कि आपके पास वैसा अधिकार नहीं है कि आप फ़ोन से लोकेशन देखिए मैं कितनी सुंदर वादियों में हूँ। नहीं कर सकते, सामने वाले बैठे हुए हैं छुप करके वहाँ पे। है ना? खुफिया एजेंसीज़ उनकी बैठी हुई कि अरे ये तो यहाँ पे हैं, चलो इनको टारगेट करते हैं। तो इसी वजह से सरकार ये सारे लोगों के ऊपर बैन लगा करके रखा हुआ है। बहुत सारे अधिकार इनके वैसे नहीं हैं। अनुच्छेद 34 मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगा सकते हैं जब मार्शल कानून लागू हो तो। मार्शल कानून का कोई व्याख्या नहीं है लेकिन सैन्य कानून है। कर्फ्यू टाइप का सिचुएशन है, बहुत घातक सिनारियो उस जगह पे ये लगेगा। अनुच्छेद 35 केवल संसद ही आपके मूल अधिकारों को कम या ज्यादा कर सकता है ना? कानून आप कहाँ बना सकते हैं? संसद में, विधानसभा में नहीं बना सकते। विदेशी और भारतीयों को मिलने वाले मौलिक अधिकार, तो भारतीयों को सिर्फ विशेषकर भारतीयों के लिए 15, 16, 19, 29 और 30। विदेशी और भारतीयों के लिए 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपका उठा करके पूछ देता है। तो यहाँ पे आपका होता है मौलिक अधिकार समाप्त। इसके बाद आता है आपका नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत छोटा सा ही है ना? इसको देख लेते हैं हम लोग। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 में आपका ये देखने को मिलेगा। ठीक, भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 36 में क्या है? आर्टिकल 36 में वही मीनिंग ऑफ स्टेट जो हमने आर्टिकल 12 में नहीं पढ़ा था, वही सेम चीज है और कुछ नहीं है इसमें। डीपीएसपी कहाँ से आया हुआ है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो ये आपके काम आएगा। जैसे डीपीएसपी, डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया हुआ है? आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड ने उसको स्पेन से लिया हुआ है। ये दो पूछता है। डीपीएसपी क्या होता है? वो सारा चीज जो फ्यूचर में करना चाहिए आपको, क्योंकि हमारे पास अभी संसाधन नहीं है तो हम नहीं कर सकते। जैसे आपको फ्यूचर में घर लेना है, आप लिख करके रखेंगे ना कि घर लेना है, बाद में पैसा आ जाएगा तो लेंगे, तो वही डीपीएसपी है। फ्यूचर में भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान आपको करना है लेकिन उसको करने के लिए फिलहाल पे रिसोर्सेस नहीं है। तो उस रिसोर्सेस को जब आ जाएगा तो जब आप कानून बनाएंगे तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके आप कानून बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। और इसको ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है निदेशक तत्व और अधिकारों अधिकारों को संविधान का मूल आत्मा कहा है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? विशेषता वाला बतलाया हुआ है। ठीक है, आइए, अगर इसका पालन नहीं होता तो कोर्ट नहीं जा सकते आप, इसको जरूर ध्यान रखें। देखिए, इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, आर्थिक व लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना है। ठीक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषय उच्च स्वतंत्रता व समानता बनाए रखना है और ये गैर न्यायोचित है। अगर लागू नहीं होता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। बस ये सरकार को देता है कि आप इसको लागू करेंगे जब फ्यूचर में कानून बनाएंगे तो। ठीक, जैसे आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, कुछ नहीं करना है आपको अलग से। आर्टिकल 37 निदेशक तत्व की, निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये हो गया। आइए, तीन टाइप में ये बटा हुआ है, समाजवादी, गांधीवादी और बुद्धिजीवी। सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले को हाईलाइट करवा रहा हूं जो आपके काम का है।
ध्यान रखिएगा, यहीं से जनरली पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता, इधर से ज्यादा नहीं। समाजवादी सिद्धांत, इसको देखते हैं, समाज से संबंधित होना चाहिए, है ना। आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 39 घ, 39 घ दिख रहा है, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये यहाँ पे मिलता हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे आर्टिकल 38 देखेंगे तो लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता को समाप्त करना। तो इस टाइप से चीजें दी गई, लेकिन यहाँ पे आप 39 घ को बस याद रखिए, ये आपके काम का है। क्लियर है? चलें आगे। आगे जब चलेंगे तो आपको बाकी सारा देखने को मिलेगा, तो रहने दीजिए, बहुत सारा है, जो काम का है उसी को देखते हैं। गांधीवादी सिद्धांत, तो मैक्सिमम गांधीवादी सिद्धांत आपके काम के है ना, इसको देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका अनुच्छेद 40, बहुत बार क्वेश्चन आया, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना हमारे पास, यहीं से लिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लिया गया पूछता है, इसको आप करेंगे। अनुच्छेद 43 देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन, आप सरकार की नीति देखेंगे तो इसको ये स्थापित करने के ऊपर काम करते हैं, कुटीर उद्योग को। एससी, एसटी और समाज के कमजोर वर्ग को शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के प्रोत्साहन और सामाजिक न्याय व शोषण सुरक्षित करना। देखिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ईडब्ल्यूएस आया 10%, सामाजिक न्याय नहीं दे रहा है क्या, कमजोर वर्गों को दे रहा है ना, दे रहा है ना। तो ये बोल सकते हैं आप आर्टिकल 46 का भी तो सहारा लिया गया, कोर्ट में डिफेंड किया गया होगा तो ये भी तो बोला गया होगा, गांधी जी तो खुद बोल के गए हैं, 46 का हमने इस्तेमाल किया है। 43, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवा, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। ठीक है। अनुच्छेद 48, जिसका इस्तेमाल करते हैं बहुत बार पार्टी वाले, गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पे रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। बोलते हैं ना कि संविधान में ही तो लिखा हुआ है गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पे रोक होना चाहिए, बैल नहीं लिखा है। देखिए, तो ये पॉइंट भी है, लूप भी है। आइए, उदार भौतिक सिद्धांत, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये समान सिविल संहिता क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं इसको, गोवा में 1947 से पहले से लागू है। आजादी के बाद पहला जो राज्य है जहां पे ये लागू हुआ वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड ही है ना, हाँ उत्तराखंड ही है। ठीक है। अनुच्छेद 45, 14 वर्ष तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद आप आ जाएंगे ये अनुच्छेद 49 में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये बहुत बार पूछा हुआ है। आर्टिकल 50, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण। याद करिए, मैंने आपको 99 अमेंडमेंट एक्ट बताया था, जिसमें एक अलग से काउंसिल बनाया गया था जो जजों का नियुक्ति करेगा, जजों का नियुक्ति करेगा। तो क्या हो रहा था, लॉ मिनिस्टर आ रहा था वहां पे, लॉ मिनिस्टर अगर जजों का नियुक्ति करेगा तो जो कार्यपालिका है वही न्यायपालिका के लिए काम कर रहा है, तो फिर कोर्ट ने इसका इस्तेमाल किया। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण संविधान में लिखा हुआ है, अगर कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णय ले लेगा तो दिक्कत होगा ना, इसलिए आर्टिकल 25 का इस्तेमाल करके हम लोग 99 अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित करते हैं, ये यहाँ से आया। और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्यायपूर्ण संबंध और संधियों का सम्मान हम लोग करेंगे। क्लियर है, ये आपका डीपीएस। ठीक है, मूल कर्तव्य आता है उसके बाद आर्टिकल 51A में, इसको मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या होता है, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इस टाइम जब इमरजेंसी चल रहा था उस टाइम पे महसूस हुआ कि एक हमारे पास मूल कर्तव्य भी होना चाहिए, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत भाग 4A को जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य ना, उस टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण समिति, इनको बोला कि आप बनाइए कर्तव्य बनाइए, तो ये क्या किए थे, 8 ड्यूटी बनाए थे, टोटल 8 ड्यूटी बनाए थे, लेकिन सरकार ने 10 ड्यूटी जोड़ा। और इनकी कौन सी 2 ड्यूटी को नहीं जोड़ा गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एक था कि टैक्स पेमेंट ड्यूटी होना चाहिए, दूसरा इन्होंने बोला था कि अगर कोई नहीं माने तो पेनल्टी और फाइन लगाओ।
तो ये दोनों को सरकार ने नहीं माना, पेनल्टी और टैक्स पेमेंट वाले को। तो मतलब अगर आप मूल कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं तो कोई पनिशमेंट नहीं है। सरकार ने कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। फिर बाद में 11वें जो नंबर का जो ड्यूटी है उसको वर्मा समिति की सिफारिश पे, वर्मा समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है ना। कब जोड़ा गया? 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2002। 2002। ये 11वां वाला क्या है पता है? राइट टू एजुकेशन 2002 का। वही है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो देंगे तो इसी में ही आएगा। ये सारा क्लियर है? इतना ही है फंडामेंटल ड्यूटी। रशिया से लिया गया है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 8 कर्तव्य बोले थे, 10 कर्तव्य जोड़े। 86 संविधान संशोधन के माध्यम से 11वें वाले को जोड़ा गया जो कि शिक्षा का अधिकार है, गैर न्यायोचित है, नैतिकता के आधार पर आप मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, और सिर्फ भारतीयों के लिए। ठीक है। संविधान में शामिल जो नहीं किया गया, आर्थिक दंड, पेनल्टी और कर देना, इसको शामिल नहीं किया गया। उसके बाद क्या क्या है एक नजर देख लेते हैं। संविधान ध्वज राष्ट्रगान का आदर करिए, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करिए, संप्रभु एकता और अखंडता की रक्षा करिए, देश की रक्षा करिए, समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना रखिए, संस्कृति की परंपरा का संरक्षण करिए, पर्यावरण की रक्षा करिए, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। वैज्ञानिक सोच का विकास हो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करिए, उत्कर्ष की ओर बढ़ना, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराइए। तो ये जो दिख रहा है इसका जो वो हुआ ना, क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म, वो ये भी हुआ उत्कर्ष की ओर बढ़ना। अब मेरे लिए उत्कर्ष कोई और है, सामने वाले के लिए कोई और है। कैसे डिसाइड होगा कि किस साइड बढ़ने के लिए बोला जा रहा है? ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, कौन कौन सा सार्वजनिक संपत्ति, अब डिटेल किए ही नहीं। वैज्ञानिक सोच का विकास किस आधार पे? तो इसका जो क्रिटिसिज्म है वो यही है। पहला तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगाना चाहिए था जो आपने नहीं लगाया। दूसरा क्रिटिसिज्म है टैक्स को क्यों नहीं जोड़े। तीसरा क्रिटिसिज्म है कि आप क्लियर ही नहीं कर रहे हो एग्जैक्ट क्या करना है क्या जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ये है कि आप अगर पालन नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में और वर्मा समिति बना 1999 में। यहाँ पे होता है आपका आर्टिकल 51A फंडामेंटलिटी समाप्त। ये था आर्टिकल 1 से 51A, है ना। बहुत सारी चीजों को हमने कवर किया और समझ में भी आया होगा, आशा करता हूँ आप सभी को। चलिए बाकी अगले क्लास में इसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए, थैंक यू।